अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू वीक 14, डे 1 एंड डे 2। आज दोनों दिन जो हैं वो हमारे इकट्ठे ही होंगे। उनके कल जो है वो एक गवर्नर हाउस के अंदर कोई एक इवेंट था, ठीक है जी। तो उसमें मैं आ जाता तो फिर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो उनको भी ये हो सकता था। अच्छा, तो बहरहाल जी, आज जो है वो कैमरा भी ऑफ रहेगा, क्योंकि भाई को आंखों की इन्फेक्शन हुई हुई है। तो शायद कैमरा देखने से तो नहीं ये फैलती, ठीक है। बहरहाल कल इस वजह से भी वहां पे मैं मौजूद नहीं था। अच्छा जी, तो दोनों दिनों के जो कंटेंट्स हैं उनको हम आज इकट्ठा जो है वो कोशिश करेंगे। कंफर्टेबली जितना हमसे पढ़ा गया हम उतना पढ़ेंगे, हमें जल्दी किसी चीज़ की नहीं है। कोशिश यही होनी चाहिए जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम अच्छे तरीके से कवर करें। तो ओएसपीएफ जी हम लोग पढ़ रहे हैं, और ओएसपीएफ के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, बिलखसूस पॉलिसी बेस्ड राउटिंग जो है वो भी हमारा टारगेट है कि हम उसको भी साथ साथ जो है वो कवर करें। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ओएसपीएफ की पैकेट टाइप्स को कवर किया था, और उसके बाद जो मेन टॉपिक था वो था ओएसपीएफ ओवर मल्टी एक्सेस नेटवर्क, ठीक है जी। मल्टी एक्सेस नेटवर्क में आज के दौर में जो सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास है, दैट इज ईथरनेट, ठीक है जी। तो ओएसपीएफ ओवर ईथरनेट जो है वो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिटेल के साथ उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी पहलू हैं, उनको हमने कवर किया। लैब में एक एक चीज को वेरीफाई भी किया। हमने देखा कि एडजेसेंसी और नेबरशिप में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। नेबरशिप में डिवाइसेस सिर्फ हेलो पैकेट एक्सचेंज करती हैं एक दूसरे के साथ और टू वे स्टेट में रहती हैं, ठीक है। और जो बाकी आपकी एडजेसेंसी है उसमें डिवाइसेस पांचों पैकेट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करती हैं और फुल स्टेट के अंदर एक दूसरे के साथ रहती हैं, ठीक है। डीआर अदर का क्या कॉन्सेप्ट है, डीआर और बीडीआर का क्या कॉन्सेप्ट है, इस पे तफसील से हमारी बात हुई थी। डीआर अदर हमेशा अपनी अपडेट 224.0.0.6 पे भेजता है, और डीआर और बीडीआर दोनों ही अपनी अपडेट्स को .5 वाले एड्रेस पे भेजते हैं, ठीक है जी। तो ये सब कुछ जो है वो लास्ट लेक्चर का हिस्सा था। डीआर बीडीआर का इलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले तो इंटरफेस की प्रायोरिटी देखी जाती है, जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी हो वो डीआर, सेकंड हाईएस्ट वाला बीडीआर बन जाता है। अगर प्रायोरिटी डिफॉल्ट हो, जो कि बाय डिफॉल्ट 1 है, तो इन दैट केस सबकी प्रायोरिटी सेम अगर हो तो फैसला फिर राउटर आईडी की बेस पे होता है, ठीक है जी। अ राउटर विद हाईएस्ट राउटर आईडी विल बिकम डीआर, एंड सेकंड हाईएस्ट राउटर आईडी वाला बीडीआर बन जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। अच्छा जी, उसमें ओएसपीएफ की नेबरशिप या एडजेसेंसी स्टेट्स वाला टॉपिक जो है ये अभी बाकी है, उसको सबसे पहले कवर कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा था जब ओएसपीएफ ये पांचों तरह के पैकेट एक्सचेंज कर रहा होता है और तीन तरह के टेबल बना रहा होता है, जैसे नेबर टेबल, डेटाबेस टेबल और एंड पे राउटिंग टेबल, तो इस दौरान ओएसपीएफ की एडजेसेंसी जो है वो मुख्तलिफ स्टेट्स में से गुजर रही होती है। ये जो स्टेट्स हैं ओएसपीएफ की, ये तकरीबन 7 से 8 हैं। भाई बंदा कहता सर यार 7 होती हैं या 8 होती हैं, 7 से 8 का क्या सीन है, वो भी मैं अभी आपको जब इसको लिखवाता हूँ तो आपको बता देता हूँ। तो खैर, हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक जो है दैट इज ओएसपीएफ एडजेसेंसी स्टेट्स, ठीक है जी। ओएसपीएफ एडीजे मींस एडजेसेंसी स्टेट्स, ओएसपीएफ एडजेसेंसी स्टेट्स। ये चेक कर लो, जो आज स्क्रीन आ रही है ठीक और आवाज भी ठीक है, चले। तो जनाब, इसमें सबसे पहली जो स्टेट है उसका नाम है डाउन। ओएसपीएफ की सबसे पहली स्टेट डाउन स्टेट है। उसके बाद जो दूसरी स्टेट है उसको इनिट भी कहते हैं, और उसे वन वे स्टेट भी कहा जाता है। इनिट या वन वे स्टेट, इनिट या वन वे स्टेट, ठीक है। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे स्टेट है दैट इज टू वे स्टेट, ठीक है जी। उसके बाद टू ए के बाद जो स्टेट है दैट इज एक्स स्टार्ट स्टेट। एक्स स्टार्ट के बाद स्टेट है जी एक्सचेंज स्टेट। एक्सचेंज के बाद स्टेट है जी लोडिंग, और आखिरी स्टेट है फुल। अगर आप गौर करें तो इस पेज के ऊपर मैंने 7 स्टेट्स टोटल लिखी हैं। डाउन, इनिट,
टू वे एक्स स्टार्ट, एक्सचेंज, लोडिंग और फुल। इसकी OSPF की एक स्टेट और भी है जो डाउन के बाद ही होती है, ठीक है जी, एंड दैट इज नोन एज अटेम्प्ट स्टेट, ठीक है जी। अटेम्प्ट स्टेट उस वक्त आती है जब आप OSPF को ओवर एफ आर याद है, फ्रेम रिले। फ्रेम रिले भी एक मल्टी एक्सेस टेक्नोलॉजी है जो खत्म हो चुकी है, अब इस्तेमाल नहीं होती। तो OSPF ओवर फ्रेम रिले जब कॉन्फ़िगर किया जाता है तो अटेम्प्ट स्टेट उस वक्त होती है, ठीक है। अब जाहिर है ना तो फ्रेम रिले है ना फिर OSPF ओवर फ्रेम रिले कॉन्फ़िगर होता है और ना ही अटेम्प्ट स्टेट से आप लोगों का वास्ता पड़ेगा, ठीक है। अगर वो सिनेरियो होता तो फिर अटेम्प्ट स्टेट भी होती, ना वो है, लिहाजा अटेम्प्ट स्टेट भी अब आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं वो फिर साथ ही बचती हैं, डाउन, इनिट, टू वे, एक्स स्टार्ट, एक्सचेंज, लोडिंग और फुल। ये इनिट जो है आप कह सकते हैं इनिशियलाइज की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इनिट या इनिशियलाइज की ही ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ओके जी, तो वन बाय वन डाउन स्टेट से शुरू करते हैं। डाउन स्टेट में क्या होता है, इनिट में क्या होता है, और ये मैं आपको पहले बता दूं, मेरा ये तजर्बा है कि मैंने ये देखा है कि ये जो स्टेट्स हैं इनसे रिलेटेड एग्जाम्स के सवाल भी आते हैं बहुत सारे, और इंटरव्यू में भी अक्सर इन स्टेट्स में से किसी एक स्टेट के बारे में आपसे सवाल पूछ लिया जाता है। तो लिहाजा ये कोई ऐसा आप ये नहीं कह सकते कोई लैब ओरिएंटेड टॉपिक है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल है, इसकी कोई लैब नहीं है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। तो डाउन स्टेट से आगाज करते हैं। अच्छा याद रखें, ये नेबरशिप हो या एडजेसेंसी हो, या हमेशा दो राउटर्स के दरमियान होती है, ठीक है जी। हमेशा दो राउटर्स की एडजेसेंसी अपनी होती है। मिसाल के तौर पे कहने का मतलब ये है, राउटर 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो एडजेसेंसी होगी ना वो इस तरह से होगी, 1 और 2 की अपनी एडजेसेंसी है, 2 और 3 की अपनी एडजेसेंसी है। 1 और 2 एक अलग एडजेसेंसी बनाएंगे, 2 और 3 अलग एडजेसेंसी बनाएंगे। 1 और 2 की एडजेसेंसी 2 और 3 की एडजेसेंसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। 2 और 3 आपस में किस स्टेट में है, 1 और 2 की एडजेसेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 और 2 किस स्टेट में है, 2 और 3 को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो एडजेसेंसी अपनी अपनी हमेशा दो राउटर्स के दरमियान। अच्छा जी, हम 1 और 2 के बारे में बात करते हैं। राउटर 1 से मैं सवाल करता हूं, उससे पूछता हूं, यार ये जो तुम्हारा एक नेबर है 2, बजाहिर तो हमें नजर आ रहा है कि नेबर ही होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है और OSPF भी चला हुआ है। तो मुझे बताओ तुम इस नेबर के बारे में तुम्हारी क्या राय है, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे पास इस नेबर के लिए यानी 2 के लिए क्या स्टेट चल रही है। याद रखें 1 और 3 की आपस में कोई ना तो नेबरशिप है ना एडजेसेंसी है, 1 और 2 की है। तो राउटर 1 से मैं 2 के बारे में पूछ सकता हूँ और 2 से 1 के बारे में पूछ सकता हूँ। मैंने 1 से पूछा कैसा नेबर है तुम्हारा राउटर 2, अगर उसका जवाब आ जाता है डाउन, अगर उसका, अच्छा ये सवाल पूछने की कोई कमांड तो होगी ना, ये तुम्हारा कैसा नेबर है, 1 से पूछ रहा हूँ 2 तुम्हारा कैसा नेबर है, तो आपकी जानी पहचानी कमांड है, वही कमांड जिससे आप नेबर टेबल वेरीफाई करते हैं। कमांड है शो IP OSPF नेबर, शो IP OSPF नेबर, शो IP OSPF नेबर, ठीक है जी। नेबर टेबल देखने की ये कमांड है, लास्ट लेक्चर में हमने ये कमांड इस्तेमाल की थी। तो राउटर 1 2 के बारे में कहता है डाउन। तो अब डाउन स्टेट का मतलब क्या है, डाउन स्टेट कब आती है? इसकी पहली रीजन ये है मिस, बल्कि यूं कहना चाहिए मिसिंग हेलो पैकेट्स, ये हेलो पैकेट नॉट रिसीव्ड। हेलो पैकेट अगर रिसीव ही नहीं हो रहा, यानी राउटर 1 को 2 की तरफ से हेलो पैकेट मिलना बंद हो जाए, तो राउटर 1 2 के बारे में कहेगा जी ये मेरे इस नेबर के साथ मेरी स्टेट डाउन है। डाउन के बारे में अक्सर लोगों को ये गलत फहमी होती है कि OSPF चल ही नहीं रहा होगा। याद रखें ये OSPF की स्टेट है, तो ये उसी वक्त आएगी जब OSPF चल रहा है, ठीक है जी। तो राउटर 1 2 के बारे में अगर कहता है कि नेबर की स्टेट डाउन है, तो उसका मतलब है पहला मतलब तो ये हेलो पैकेट मिल ही नहीं रहा, पहले मिल रहा था मिलना बंद हो गया है, ठीक है जी। तो हेलो पैकेट ना आने की सूरत में मिसिंग हेलो पैकेट, पहली रीजन क्या है, मिसिंग हेलो पैकेट्स।
नेबर की तरफ से हेलो पैकेट मिस होना शुरू हो जाए, ठीक है जी, तो तब भी आपकी स्टेट डाउन हो जाती है, ठीक है जी। तो आपका नेबर रिलेशनशिप डाउन हो जाएगा या एडजेसेंसी डाउन हो जाएगी अगर हेलो मिस होना शुरू हो जाए, हेलो पैकेट मिलना बंद हो जाए, रिसीव होना बंद हो जाए। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह ये है, हेलो पैकेट तो मिल रहा है लेकिन हेलो पैकेट के अंदर जो पैरामीटर्स है ना वो मिसमैच होना शुरू हो गए हैं, ठीक है जी। हेलो पैकेट यानी यूं कहना चाहिए मिसमैच्ड हेलो पैकेट, एक है मिसिंग हेलो पैकेट, एक है मिसमैच्ड हेलो पैकेट। अब मिसमैच्ड हेलो पैकेट से क्या मुराद है वो भी जरा समझ लें। हेलो इंटरवल याद है? हेलो इंटरवल ओएसपी हर 10 सेकंड बाद हेलो जाता है और डेड इंटरवल 40 सेकंड। टाइमर्स अमूमन कॉन्फ़िगरेबल होते हैं, टाइमर चेंज भी किए जा सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट मैं कहता हूं जी राउटर 1 का हेलो इंटरवल था 10, राउटर 2 पे ना आपने चेंज कर दिया यानी एडमिनिस्ट्रेटर ने, और क्या रख दिया 20। अब ये जो टाइमर की इंफॉर्मेशन है ना, ये हेलो पैकेट की जो डेटा की फील्ड है ना, डेटा की फील्ड वो 9 फील्ड याद है हर पैकेट में होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं? मैंने कहा था कोई बहुत ही अगर अपने किरदार से गिर जाए तो आपसे ये सवाल पूछ सकता है, ठीक है जी। तो बहरहाल उसमें 9 चीजें, सबसे पहले वेरिएंट, ठीक है, फिर पैकेट टाइप, लेंथ, राउटर आईडी, एरिया आईडी, चेकसम, ऑथेंटिकेशन टाइप, ऑथेंटिकेशन और डेटा, ठीक है जी। तो ये जो डेटा की फील्ड है ना हेलो पैकेट, उसके अंदर हेलो का जो इंटरवल है वो भी कैरी किया जाता साथ जाता है, ठीक है जी। तो यानी राउटर 1 का हेलो इंटरवल 10 है और राउटर 2 का 20। तो अब ये क्या हो गया? मिसमैच्ड हेलो इंटरवल, ठीक है जी, हेलो इंटरवल मिसमैच हो गया, दोनों की नेबरशिप डाउन स्टेट में चली जाएगी, दोनों की नेबरशिप किस स्टेट में चली जाएगी? डाउन स्टेट में चली जाएगी। इसी तरीके से याद रखिएगा, ये बड़ा अहम रूल है, कभी भी कोई एक लिंक दो अलग एरियाज में नहीं हो सकता। यानी यहां पे एरिया आईडी 1 है तो यहां पे एरिया आईडी 2 है, या यूं कर लें 0 भी कर लें आप। ये राउटर 1 और राउटर 2 की आपस में नेबरशिप नहीं हो सकती, राउटर 1 और राउटर 2 की नेबरशिप एक लिंक का, लिंक का मतलब नेटवर्क, लिंक का मतलब एक नेटवर्क दो अलग एरियाज में नहीं हो सकता, एक नेटवर्क एक ही एरिया में होता है, चाहे वो पॉइंट टू पॉइंट हो चाहे वो मल्टी एक्सेस हो। इसकी तस्वीर आपको पता कैसे बनेगी? तस्वीर तो यूं बनेगी ना, ये एरिया 1 और ये एरिया 0। ये वैसे ही गलत है। आप पता क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप एक लिंक की मदद से दो एरियाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यही हो रहा है ना यहाँ पे। एरिया 0 को एरिया 1 के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू अ लिंक। लिंक तो फिजिकल लेयर का होता है, लेयर 1 का होता है, लिंक में तो इंटेलिजेंस ही नहीं है कोई, ठीक है। दो एरियाज को आपस में जोड़ने वाला एक राउटर होता है, राउटर भी खास राउटर होता है जिसको हम एबीआर कहते हैं। तो किसी लिंक के पास तो ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बैकबोन को रेगुलर एरिया से जोड़ दे, ये है ही गलत, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप ऐसा कर देंगे कॉन्फ़िगर तो हो जाता है, लेकिन राउटर 1 और राउटर 2 आपस में नेबरशिप नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक डाउन स्टेट में जाने की वजह ये है, ठीक है। इसी तरीके से ऑथेंटिकेशन टाइप और ऑथेंटिकेशन भी तो पैकेट का हिस्सा होता है, ठीक है। टाइप में मैंने बताया था MD5 भी होती है और प्लेन टेक्स्ट भी होती है। अगर आमने सामने दोनों की ऑथेंटिकेशन टाइप भी मिसमैच हो जाए, एक तरफ प्लेन टेक्स्ट है और एक तरफ MD5, दोनों नेबरशिप नहीं करेंगे, डाउन स्टेट में चले जाएंगे। अच्छा, ऑथेंटिकेशन टाइप सेम है, पासवर्ड मिसमैच कर दिया आपने, एक तरफ पासवर्ड सिस्को है एक तरफ सिस्को 1 है, तब भी दोनों नेबरशिप नहीं करेंगे और किस स्टेट में चले जाएंगे? डाउन। कहने का मतलब ये है हेलो पैकेट के अंदर कोई भी पैरामीटर, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन मैंने एक्सप्लेन की थी कि एक तो होता है नेबर, हाँ आप शायद उस लेक्चर में नहीं थे वो लास्ट में तो आप आए थे शायद, लेकिन उससे पहले वाले में नहीं थे। और मजे की बात, आपको फुर्सत भी नहीं मिली वीडियो देखने की, बिजी बिजी भाई का वीक गुजरा, ठीक। वो तो पूरी दुनिया को नजर आ रहा था आज, ठीक है। तो वो तो ठीक है, अल्लाह सेहत दे उन्हें, ठीक है। अच्छा, तो बहरहाल उसमें मैंने बताया था कि एक तो ओएसपीएफ की नेबरशिप जो है ना वो कब होती है? मैंने अपने ऊपर ओएसपीएफ चलाया, आपने अपने ऊपर ओएसपीएफ चलाया, हम नेबर बन जाएंगे, ठीक है जी। तो मैंने कहा था अपने ऊपर ओएसपीएफ चलाना तो कोई मुश्किल काम नहीं, आपके साथ कोई भी नेबर बन सकता है।
तो इस नेबर रिलेशनशिप को सिक्योर किया जा सकता है पासवर्ड की मदद से, ठीक है। और मैंने इसकी मिसाल ये दी थी ऑथेंटिकेशन की, जिस तरह अक्सर बैटलफील्ड में, मैदान जंग में यानी एक आपकी अगर जहां पे आपकी पूरी टीम बैठी हुई है, पूरा आपकी फौज जहां पे मौजूद है, कुछ लोग अगर उन्हें बाद में ज्वाइन करते हैं और कुछ लोगों ने रेस्ट के लिए जाना है, तो जो लोग आपके उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, आपके ट्रूप को ज्वाइन करते हैं, उनसे पूछा जाता है कोड क्या है, पासकोड क्या है। जो सही कोड बताता है उसको आने दिया जाता है, जो नहीं बताया जाता उसे मौके पे शूट कर दिया जाता है कि ये कोई ना कोई जासूस होगा। बिल्कुल वही स्टोरी है ऑथेंटिकेशन की, कि आप हेलो पैकेट के अंदर पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर देते हैं। जब तक दोनों तरफ का पासवर्ड सेम ना हो तब तक नेबरशिप नहीं होगी, और जब नेबरशिप नहीं होगी तो स्टेट क्या होगी, डाउन। तो डाउन स्टेट की वजूहात क्या है, हेलो पैकेट आ ही नहीं रहा, या आ रहा है तो उसके पैरामीटर जो अंदर कॉन्फ़िगर्ड है वो मैच नहीं कर रहे, तो आपकी स्टेट डाउन हो जाएगी, ठीक है जी। ले जी आप आते हैं इनिट या वन वे स्टेट में। इनिट या वन वे स्टेट में, ये इनिट स्टेट और ये जो टू वे स्टेट है ना, ये जरा ट्रिकी है, इन्हें आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना, बड़ा ही बारीक सा डिफरेंस है इनमें, तवज्जो जरा भी इधर उधर इसमें ना हो, इनिट स्टेट और टू वे स्टेट, ठीक है जी। ये इन चीजों को लिखना भी बड़ा मुश्किल है, मैं कोशिश तो कर रहा हूं मेन पॉइंट्स बोलता जाऊं ताकि आप लोग वो लिख लें। जैसे डाउन स्टेट में आपने क्या लिखा होगा, मिसिंग हेलो पैकेट या मिसमैच्ड हेलो पैकेट, ये दो चीजें लिखने वाली थी, ठीक है जी। अच्छा, अब इनिट या वन वे स्टेट जो है, इनिट या वन वे स्टेट जो है, इसकी स्टोरी क्या है ये देख लेते हैं। राउटर वन और राउटर टू पे, राउटर वन और राउटर टू पे जब ओएसपीएफ चल जाएगा, राउटर वन और राउटर टू पे जब ओएसपीएफ, जवाब साहब कह रहे हैं इधर ही लगा दो, वो आराम से लगा के आपको वापस, ठीक है, ओके। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम ये कह रहे थे कि ये जो इनिट या वन वे स्टेट है उसकी क्या कहानी है। तो राउटर वन और राउटर टू जो है, इन पे जब दोनों पे आप ओएसपीएफ इनेबल करेंगे तो ये दोनों हर 10 सेकंड बाद एक दूसरे को क्या भेजेंगे, हेलो पैकेट। दोनों हर 10 सेकंड के बाद एक दूसरे को हेलो पैकेट भेजेंगे। लेकिन राउटर वन को राउटर टू का हेलो पैकेट मिला, राउटर वन को राउटर टू का हेलो पैकेट मिल गया। हेलो पैकेट का डेटा याद है, उसमें बड़ा कुछ होता है, लेकिन एक मेन चीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो बताई थी वो थी हेलो पैकेट के अंदर होता है नेबर टेबल। हेलो पैकेट का डेटा क्या है, नेबर टेबल। राउटर टू का जो हेलो पैकेट है उसमें राउटर टू का नेबर टेबल होगा, राउटर टू के हेलो पैकेट में राउटर टू का नेबर टेबल होगा, ठीक है जी। तो राउटर टू ने राउटर वन को हेलो पैकेट भेजा, राउटर वन ने कहा यार जरा अपना डेटा तो चेक कराओ, अपना नेबर टेबल चेक कराओ। जब राउटर वन ने वो देखा तो उसको राउटर टू का नेबर 3 नजर आ रहा था, 2 और 3 भी तो नेबर होंगे ना। तो राउटर टू को राउटर वन को राउटर वन को राउटर टू का नेबर 3 नजर आ रहा था, लेकिन राउटर वन खुद उसकी अपनी राउटर आईडी नजर नहीं आ रही थी। किसका पैकेट आया, टू का, किसको, वन को। वन नेबर टेबल देख रहा है और वो कहता है यार टू का नेबर 3 तो है, लेकिन टू ने अभी तक मुझे अपना नेबर नहीं माना। राउटर वन अपने आप से बातें कर रहा होगा, ये अपने आप से भी बातें करते हैं, खुद कलामी की बड़ी आदत है, ठीक है जी। तो राउटर वन कहेगा, लेकिन पागल नहीं है ये, ठीक है जी। तो राउटर वन कहेगा इसका मतलब ये है, राउटर वन कहेगा इसका मतलब ये है कि इसका हेलो पैकेट तो मुझे मिल गया है, मेरा अभी तक इसे मिला नहीं होगा, इसलिए ये अभी मुझे जानता नहीं है, ठीक है, इसलिए ये अभी मुझे जानता नहीं और अपने नेबर टेबल में इसने मुझे अभी ऐड नहीं किया हुआ। तो इसका मतलब है ये एक तरफा कम्युनिकेशन है, उसका हेलो तो मेरे पास आ गया है, मेरा अभी वहां पहुंचा नहीं है। तो राउटर वन कहेगा जी मेरे लिए ये जो राउटर टू है इस वक्त इनिट या वन वे स्टेट में है। वन वे का मतलब उसका, यानी हम इनिशियलाइज कर चुके हैं इस प्रोसेस को, उसका हेलो आ गया, मेरा अभी उसे मिला नहीं था। 10 सेकंड बाद क्या होगा, फिर हेलो आएगा। अब की बात जब हेलो आएगा तो यकीनन राउटर टू के हेलो पैकेट में 2 नेबर होंगे, राउटर 3 भी होगा और राउटर 1 भी होगा। जैसे ही राउटर 1 अपनी राउटर आईडी देखेगा ना टू के हेलो पैकेट, खुशी से छलांग मार देगा, वो कहेगा मिल गया जी मिल गया, मेरा हेलो उसको मिल गया है, उसका हेलो मेरे पास आ गया है। इसका मतलब है हमारे दरमियान टू वे कम्युनिकेशन हो चुकी है। तो लिहाजा फौरी तौर पे राउटर टू अपनी राउटर आईडी हेलो पैकेट में, राउटर वन
राउटर 1 अपनी राउटर आईडी राउटर 2 के हेलो पैकेट में देखते ही राउटर 2 के सामने स्टेट क्या कर देगा, 2 है। अच्छा मुझे बताएं नेबर रिलेशनशिप के लिए क्या जरूरी होता है, हेलो पैकेट का एक्सचेंज होना। तो हेलो पैकेट टू वे स्टेट में एक्सचेंज हो जाते हैं, लिहाजा आप नेबर बन चुके हैं। अब आपको याद है कि जो नेबर बनते हैं और नेबर ही रहते हैं हमेशा, उनकी स्टेट क्या होती है, टू वे। डीआर अदर और डीआर अदर दोनों हमेशा टू वे स्टेट में, इसका हेलो उसके पास जाता रहता है, उसका हेलो इसके पास आता रहता है, इससे आगे नहीं बढ़ते। ये जिन्होंने एडजेसेंसी ना करनी हो वो टू वे स्टेट से आगे नहीं जाते, वो टू वे स्टेट में ही रहते हैं, ठीक है। तो नेबर रिलेशनशिप जो है वो टू वे स्टेट में स्टैब्लिश हो जाता है। और एक और चीज याद रखिएगा, डीआर बीडीआर का इलेक्शन, डीआर बीडीआर का इलेक्शन हेलो पैकेट पे ही बेस्ड है, हेलो पैकेट पे ही बेस्ड है। अगर डीआर बीडीआर का इलेक्शन होना तो वो डीआर बीडीआर का इलेक्शन टू वे स्टेट में मुकम्मल हो जाता है। यानी टू वे स्टेट में राउटर को पता लग जाता है सबको कि कौन डीआर है, कौन बीडीआर है और कौन डीआर अदर है। पता लग भी जाना चाहिए। टू वे स्टेट का मतलब कि आप उसके साथ हेलो एक्सचेंज कर चुके हैं, आपको उसका और उसको आपका पता लग गया, ठीक है जी। तो अगर तो डीआर बीडीआर का इलेक्शन होना है, मैं ये क्यों कह रहा हूं अगर इलेक्शन होना है, क्योंकि इलेक्शन डीआर बीडीआर का मल्टी एक्सेस नेटवर्क में होता है, पॉइंट टू पॉइंट में नहीं होता। तो अगर नेटवर्क मल्टी एक्सेस है तो डीआर बीडीआर का इलेक्शन होगा, पॉइंट टू पॉइंट में तो होगा भी नहीं, ठीक है। तो बहरहाल अगर डीआर बीडीआर का इलेक्शन होना है तो वो टू वे स्टेट में मुकम्मल हो जाता है। ये सारे लफ्ज इंटरव्यू के लिए और इम्तिहान के लिए अहम है कि डीआर बीडीआर का इलेक्शन किस स्टेट में मुकम्मल हो जाता है, टू वे स्टेट। डीआर को पता लग जाता है मैं डीआर हूं, बीडीआर को पता लग जाता है मैं बीडीआर हूं, और डीआर अदर को पता लग जाता है कि मैं डीआर अदर हूं। और ये पता लगने के बाद अब आगे की कहानी शुरू होती है, किसने यहीं रुक जाना है और किसने इससे आगे बढ़ना है। अब डीआर बीडीआर आगे बढ़ेंगे लेकिन डीआर अदर और डीआर अदर आपस में वहीं रुक जाएंगे, ऐसा ही है, ऐसे यही सीखा था हमने, ठीक है। लेकिन अब आगे का सफर जिन्होंने तय करना है, एडजेसेंसी का सफर जिन्होंने तय करना है, वो कुछ इस तरह से तय करते हैं। इससे अगली स्टेट का नाम है जी एक्सटार्ट स्टेट, एक्सटार्ट स्टेट, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, अक्सर देखा ये गया है कि इसके बारे में भी सवालात जो हैं वो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। एक्सटार्ट स्टेट में जी दो बड़े मेन काम होते हैं, एक्सटार्ट स्टेट में दो मेजर काम होते हैं, और वो दो काम क्या है, पहले तो मुझे बताएं डाउन इनिट और टू वे क्लियर है। डाउन स्टेट की वजह या तो हेलो मिस हो रहा है या मिस मैच हो रहा है, तब डाउन स्टेट होती है। इनिट स्टेट या वन वे स्टेट, आपने नेबर का हेलो रिसीव कर लिया है लेकिन नेबर ने आपका हेलो रिसीव नहीं किया। सादा लफ्जों में उसको लिखा जाता है कि अगर आपकी अपनी राउटर आईडी नेबर के हेलो पैकेट में नहीं है तो आपकी वन वे स्टेट, और अगर है तो टू वे स्टेट, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद एक्स्ट्रा, अच्छा आप में से लगता है कुछ लोग गुफ्तगू कर रहे हैं आपस में, वो आप बाद में मुकम्मल कर लीजिएगा क्योंकि बाकी लोगों को पे उनका ध्यान आपकी तरफ चला जाएगा, मेरी बात सुनने में उन्हें दुश्वारी पेश आएगी, ठीक है। तो जाहिर है आप बहुत अहम बातचीत कर रहे होंगे, उसकी भी अपनी जगह एक अहमियत है, लेकिन वो आप ब्रेक में कर लीजिएगा या इतनी आहिस्ता करें कि हम तक आवाज ना पहुंचे। अच्छा जी एक्सटार्ट स्टेट, एक्सटार्ट स्टेट में अब क्या होता है, मैंने कहा जी एक्सटार्ट स्टेट में दो अहम काम होते हैं, ठीक है। एक काम ये होता है एक्सटार्ट स्टेट में एक इलेक्शन है जिसको कहा जाता है मास्टर स्लेव इलेक्शन, M/S, मास्टर स्लेव इलेक्शन, मास्टर स्लेव इलेक्शन। हमेशा एडजेसेंसी में दो ही राउटर होते हैं, जब भी एडजेसेंसी होगी दो के दरमियान होगी, उन दो में से एक राउटर हमेशा मास्टर होगा और एक स्लेव होगा। एडजेसेंसी हमेशा दो के दरमियान होती है, एडजेसेंसी हमेशा दो के दरमियान होती है, उन दो में से एक मास्टर होगा और एक स्लेव होगा, ठीक है जी। अच्छा याद रखिएगा मास्टर का रोल को इतना बाकमाल किस्म का नहीं है कि हर कोई लड़ा और ख्वाहिश कर रहा हो कि मैं मास्टर बन जाऊं, बड़ी मामूली सी चीज है इसके पीछे, वो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें मास्टर का रोल क्या होता है, मास्टर ने करना क्या होता है। देखिए ये जो दो लोग एडजेसेंसी आपस में करते हैं, उनका एडजेसेंसी का मकसद क्या होता है,
मकसद ये होता है आपने अपनी डेटाबेस को सिंक्रोनाइज करना होता है, ठीक है जी। यानी जो कुछ मेरे पास है वो आपके पास और जो आपके पास है वो मेरे पास हो, ये काम करना होता है अल्टीमेटली। एक दूसरे की डेटाबेसेस को ये दोनों अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप दोनों के दरमियान डेटाबेस कितनी दफा अपडेट हो चुकी है, ठीक है जी। आप दोनों के दरमियान डेटाबेस कितनी दफा अपडेट हो चुकी है, इसका भी तो कोई रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। दूसरे प्रोटोकॉल्स में भी इससे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स हैं। अब वो जैसे जैसे आपके सामने आते जाएंगे ना, तो मैं आपको याद दिलाता चलूंगा। याद है वो एसपीएफ की एक्सटार्ट स्टेट में क्या हुआ था, तो आगे चल के ना ये आपके लिए एक रेफरेंस बन जाएगा कि इस तरह की चीज हमने। अब आप स्विचिंग जब पढ़ेंगे उसमें एक प्रोटोकॉल आएगा वीटीपी, व्हील एंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, उसमें भी इससे मिलती जुलती चीज है। जब आप बीजीपी पढ़ेंगे, बीजीपी में टेबल वेरिएंट का कॉन्सेप्ट है, वो भी इससे मिलती जुलती चीज है, ठीक है। तो आप जब जब वो चीजें पढ़ेंगे मैं इसका रेफरेंस याद देता जाऊंगा, वो एसपीएफ की एक्सटार्ट स्टेट को याद करो, उसमें भी ऐसी चीज थी। तो कहने का मकसद ये है, जब इन दोनों राउटर्स ने एक दूसरे के साथ डेटाबेस को एक्सचेंज करना है, तो यानी दोनों में से किसी एक के पास कोई नई चीज आई वो दूसरे को बताएगा, दूसरे के पास आई वो पहले को बताएगा। एंड रिजल्ट क्या निकलेगा, जिसके मर्जी के पास जो मर्जी चीज आई हो, एंड रिजल्ट ये निकलता है दोनों की डेटाबेस एक जैसी हो जाती है, ठीक है जी। अब कितनी दफा इन दोनों की डेटाबेस अपडेट हो चुकी है, इसका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। और ओएसपीएफ में वो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए सीक्वेंस नंबर यूज होता है, उसको क्या कहते हैं जी, ओएसपीएफ सीक्वेंस नंबर, ओएसपीएफ सीक्वेंस नंबर। ये नंबर एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है। ये क्या होता है जी, हेक्साडेसिमल नंबर। मुझे और आपको कोई, मेरे और आपके लिए कोई बहुत ज्यादा अहमियत भी नहीं है इसकी, ठीक है। ये सब कुछ खुद ही हो रहा होता है और बिहाइंड द सीन हो रहा होता है, ठीक है। तो ओएसपीएफ एक सीक्वेंस नंबर मेंटेन करता है, ये हेक्साडेसिमल नंबर होता है। मैं मिसाल देने के लिए आपको बता देता हूं, एक मास्टर है, एक स्लेव है, एक मास्टर एक स्लेव। इसने कोई अपडेट इसको भेजी, ठीक है जी, तो जाहिर है इसके पास कोई चीज आई थी, इसकी डेटाबेस अपडेट हुई, ठीक है, उसकी वजह से इसकी भी अपडेट हो गई, ठीक है। इन दोनों का जो सीक्वेंस नंबर है वो रख दिया जाएगा 1। दोनों की तरफ सीक्वेंस नंबर क्या नजर आएगा, 1। इससे पता लगेगा एक दफा दोनों की डेटाबेस अपडेट हो चुकी है। उसके बाद स्लेव के पास कोई चीज आती है, वो मास्टर को देगा, ठीक है, मास्टर की डेटाबेस अपडेट हो जाएगी। तो अब दोनों तरफ, दोनों के ऊपर सीक्वेंस नंबर जो है वो 1 की बजाय अब 2 हो जाएगा। यानी चेंज मास्टर की वजह से आए या स्लेव की वजह से आए, दोनों का सीक्वेंस नंबर सेम होता है और एक साथ बढ़ता है, ठीक है जी। मास्टर की वजह से आए या स्लेव की वजह से चेंज आए, दोनों का सीक्वेंस नंबर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और दोनों का सीक्वेंस नंबर हमेशा सेम होता है। अच्छा, अब सीक्वेंस नंबर मैं और आप मेंटेन करते हैं, नहीं, इन दोनों का सीक्वेंस नंबर मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी है ना, वो मास्टर के पास है। ये जो मास्टर है उसका रोल क्या है, दोनों राउटर्स के ऊपर सीक्वेंस नंबर को एक जैसा रखना, मेंटेन रखना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, ये मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सीक्वेंस नंबर, मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सीक्वेंस नंबर, ठीक है जी। दो एडजेसेंट डिवाइसेस के दरमियान सीक्वेंस नंबर को अपडेट करना और एक जैसा रखना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मास्टर की है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मास्टर की है। एक और चीज भी है, वो भी बड़ी छोटी सी चीज है। मास्टर और स्लेव ने जब एक दूसरे के साथ डेटाबेस एक्सचेंज करनी है, तो शुरुआत हमेशा मास्टर करता है। सबसे पहले मास्टर अपनी डेटाबेस स्लेव को देता है, फिर स्लेव अपनी डेटाबेस मास्टर को देगा, ठीक है जी। तो ये एडजेसेंसी जो शुरुआत है, वो यूं कह सकते हैं हम मास्टर की तरफ से होती है। वो किसकी तरफ से होती है, मास्टर की तरफ से, ठीक है। मास्टर हमेशा अपनी डेटाबेस सबसे पहले भेजेगा, फिर उसके बाद जो स्लेव है वो अपनी डेटाबेस उसके बाद एक्सचेंज करता है, ठीक है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एक यहाँ पे, मैं ये पूरा कर लूं फिर। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये अभी सिर्फ फैसला हुआ है कि शुरुआत मास्टर करेगा, फिर उसके बाद स्लेव अपनी अपडेट भेजेगा, पहले मास्टर। अच्छा, ये अपडेट भेजने के लिए, मतलब अपडेट भेजने से मेरी क्या मुराद है, हेलो पैकेट के बाद अगला पैकेट कौन सा होता है, 5 पैकेट है ना, एक तरतीब है, सबसे पहले हेलो पैकेट,
फिर डीबीडी डेटाबेस डिस्क्रिप्टर, उसके बाद LSR लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, उसके बाद LSU लिंक स्टेट अपडेट, फिर LSAC लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। ठीक है जी, टू वे स्टेट तक याद रखना है। ये जो ऊपर वाली 3 स्टेट्स है ना, इन तीनों स्टेट्स के लिए एक ही पैकेट रिस्पॉन्सिबल है, एंड दैट इज हेलो पैकेट। डाउन का ताल्लुक भी हेलो पैकेट के साथ है, वन वे या इनिट का ताल्लुक भी हेलो पैकेट के साथ है, और टू वे का ताल्लुक भी हेलो पैकेट के साथ है। ऊपर वाली तीनों स्टेट्स के साथ जो पैकेट मुंसलिक है दैट इज हेलो पैकेट। एक्स स्टार्ट स्टेट पे आते हैं। ठीक है जी, एक्स स्टार्ट स्टेट में हेलो पैकेट का रोल नहीं है। अच्छा, डीबीडी का है। अब डीबीडी दो तरह के होते हैं, ये नया इंकशाफ होने लगा आपको। डीबीडी दो, एक डीबीडी वो होता है जिसके डेटा की फील्ड एम्प्टी होती है, एक डीबीडी वो होता है जिसकी डेटा की फील्ड में लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एलएसएस होते हैं। डीबीडी की असल डेफिनेशन क्या है याद है? डीबीडी के डेटा में क्या होता है? लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एलएसएस। मेरे पास कौन से एलएस है मैं बताऊंगा, आपके पास कौन से एलएस हैं आप अपने डीबीडी में डिस्क्राइब करेंगे, अपनी डेटाबेस को डिस्क्राइब करना। ठीक है, एक्स स्टार्ट स्टेट में जो डीबीडी इस्तेमाल होता है वो होता तो डीबीडी है, बट उसके डेटा की फील्ड एम्प्टी होती है, उसमें लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एलएसएस नहीं होते। एक्स स्टार्ट वाले डीबीडी में लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एलएसएस नहीं होते, एम्प्टी होती है। ठीक है, इस डीबीडी का मकसद क्या है? एक्स स्टार्ट स्टेट वाले डीबीडी का मकसद क्या है? एक ही मकसद है, मास्टर स्लेव का इलेक्शन। मास्टर स्लेव का इलेक्शन पहला मकसद, पहला प्राइमरी मकसद इसका ये है, मास्टर स्लेव का इलेक्शन। अच्छा, मास्टर स्लेव के इलेक्शन में मास्टर कौन बनता है और स्लेव कौन बनता है, ये फैसला राउटर आईडी की बेस पे होता है। जिसकी राउटर आईडी बड़ी वो मास्टर, जिसकी राउटर आईडी छोटी वो स्लेव। मास्टर स्लेव का इलेक्शन हमेशा राउटर आईडी की बेस पे होता है। मास्टर स्लेव आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ राउटर आईडी, सिर्फ और सिर्फ राउटर आईडी। बड़ी राउटर आईडी वाला मास्टर, छोटी राउटर आईडी वाला स्लेव। आपको एक ना मोटा सा उसूल बता देता हूं, ये जिंदगी में काम आएगा। 90% से ज्यादा ये ठीक रहता है, थोड़ी सी गुंजाइश है लेकिन 90% ऐसे ही होता है। राउटिंग की दुनिया में हमेशा बड़े वाला विनर होता है, और स्विचिंग की दुनिया में इलेक्शंस में छोटा विनर होता है। राउटिंग की दुनिया में कभी इलेक्शन हो रहा हो ना दो का तो बड़ा जीतता है, स्विचिंग में अगर इलेक्शन हो रहा हो तो छोटा जीतता है। 90% से ज्यादा ऐसा ही होता है। जहां एक्सेप्शंस हैं वो कोर्स पढ़ रहे हैं आप, पढ़ते पढ़ते आपके सामने आई जाएंगी। अमूमन यही रूल है, राउटिंग में अमूमन इलेक्शंस को बड़ा ही जीतता है। तो मास्टर का इलेक्शन बड़ी राउटर आईडी वाला विन करेगा, और दूसरा क्या बन जाएगा? स्लेव। ठीक है जी, और मैं अगेन आपको ये बता दूं, राउटर्स की कोई ख्वाहिश नहीं होती, वो मर नहीं रहे होते कि काश में मास्टर बन जाता। मास्टर के पास को खास कुव्वतें या ताकतें नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है सीक्वेंस नंबर को मैनेज करने की, मेंटेन करने की। ठीक है, और हमेशा डीबीडी एक्सचेंज करने की शुरुआत मास्टर से होती है। सबसे पहले मास्टर अपना डीबीडी भेजता है। पता है कौन से वाले डीबीडी की बात कर रहा हूं? जिसमें डेटा होता है वो वाला, एम्प्टी वाला नहीं। एक्स स्टार्ट स्टेट वाला डीबीडी जो है, एक्स स्टार्ट स्टेट वाला जो डीबीडी है, ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको क्या बताया? वो तो एम्प्टी होता है। उसका मकसद क्या है? मास्टर स्लेव का इलेक्शन कराना, जो कि एक्स स्टार्ट स्टेट में होता है। अभी असली वाला डीबीडी तो एक्सचेंज किया ही नहीं है। असली वाला डीबीडी पता किस स्टेट में एक्सचेंज होना है? एक्सचेंज होना है एक्सचेंज स्टेट में। एक्सचेंज स्टेट में जो अगली स्टेट है उसका नाम ही एक्सचेंज है। डीबीडी जिसका डेटा फुल है, जिसके डेटा में लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एलएसएस है, जो असली वाला डीबीडी एक्चुअल डीबीडी, वो एक्सचेंज स्टेट में एक्सचेंज होता है। किस स्टेट में एक्सचेंज होता है? एक्सचेंज स्टेट में। स्टेट एक्स स्टार्ट वाला डीबीडी एम्प्टी होता है। उसका मकसद क्या है? मास्टर स्लेव का इलेक्शन कराना। ठीक है, अब जब डीबीडी भेजने की बारी आएगी किस स्टेट में? एक्सचेंज स्टेट में। पहले अपना डीबीडी कौन भेजेगा? मास्टर, फिर स्लेव। ठीक है, क्योंकि मास्टर ने ही सीक्वेंस नंबर को मैनेज करने की भी शुरुआत करनी है, तो हमेशा शुरुआत मास्टर करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो जिसकी डेटाबेस अपडेट होगी वही भेजेगा।
चाहे स्लेव के पास कोई नई चीज आए वो तब अपना डीबीडी भेजेगा, चाहे मास्टर के पास है वो तब अपना डीबीडी भेज देगा, बट सीक्वेंस नंबर मास्टर ने अपडेट करना है। जी आ गई अपडेट, ठीक है, स्लेव के पास अपडेट आ गई, वो मास्टर को भेजेगा, सीक्वेंस नंबर मास्टर ही बढ़ाएगा। किसके पास? भाई पहले एक तो पहला स्टेप होता है ना जब एडजेसेंसी हो रही होती है, आप नेबर बने, ठीक है जी, उसके बाद आपने अपना दोनों ने एम्प्टी डीबीडी एक दूसरे को भेजा, ठीक है, फिर उसके बाद दोनों अपना डीबीडी भेजेंगे फुल वाला, ठीक है, और ये इस शुरू पहली दफा फर्स्ट राउंड में हमेशा मास्टर ही शुरुआत करता है। हाँ, उसके बाद चाहे हमेशा स्लेव के पास ही अपडेट आए, आ सकती है, लेकिन पहली दफा मास्टर ही भेजता है, शुरुआत मास्टर से होती है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो एक्सटार्ट स्टेट का काम क्या हो गया जी? मास्टर स्लेव का इलेक्शन कराना। मास्टर का काम क्या है? सीक्वेंस नंबर मेंटेन रखना, और मास्टर हमेशा डीबीडी का भेजने का आगाज मास्टर से ही होता है। अच्छा जी, एक्सटार्ट स्टेट में और क्या होता है? एक्सटार्ट स्टेट में एक और बड़ा अहम काम होता है जी, एक्सटार्ट स्टेट में एक और बड़ा ही अहम काम होता है, वो क्या है? वो ये है कि ये जो दो राउटर्स हैं, राउटर 1 और 2, जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनकी एडजेसेंसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपको याद है यहाँ पे इनके इंटरफेसेस हैं, उनके नंबर हैं। इंटरफेस की एक तो बैंडविड्थ होती है ना, ठीक है जी, इंटरफेस का एक और पैरामीटर है जिसको हम कहते हैं एमटीयू। एमटीयू पे हमारी पहले कभी बात हुई है? हुई होगी, ठीक है जी, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, एमटीयू, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। इसकी मैं मिसाल देता हूं, शायद कोई वाकया याद आ जाए आपके, इस तरह की बात हुई थी। अंडरपास के नीचे से गुजरते हैं आप, गुजरते जब भी, और लाहौर में रहने वाला बंदा और वो अंडरपास से ना गुजरा हो, ये हो नहीं सकता, जगह जगह तो अंडरपास है, ठीक है। तो जब भी आप अंडरपास के नीचे से गुजरते हैं, आपने देखा होगा उसके ऊपर ना उसकी एक हाइट लिखी होती है कि 12 फुट 15 फुट, ठीक है जी, या मीटर्स के अंदर लिखा होता है कि इससे बड़ी चीज जो है वो इस अंडरपास के नीचे से नहीं गुजर सकती, ठीक है जी। तो वो बेसिकली वो जो 12 फुट या 15 फुट लिखा होता है ना उस अंडरपास के ऊपर, वो उसका एमटीयू है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। मिसाल इसकी एक और है, ये दरवाजा आपके सामने है, ठीक है, मेरा हाल है कुछ 7 फुट बाय 3.5 या 4 फुट का होगा, चले 4 फुट ही कर ले, 7 बाय 4, ठीक है, अंदाजन मैं बता रहा हूँ 7 बाय 4 का अगर ये दरवाजा है, ठीक है, तो ये जो मैं डायमेंशन बता रहा हूँ ये इस दरवाजे का एमटीयू है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। इस दरवाजे से इस साइज की चीज तो बाहर निकल सकती है, लेकिन इससे बड़े साइज की चीज आप इस दरवाजे से बाहर नहीं निकाल सकते। और अगर इससे बड़े साइज की कोई चीज आ गई तो दो काम है, या तो दरवाजा बड़ा कराना पड़ेगा, या उस चीज के आपको सेगमेंट्स बनाने पड़ेंगे, फ्रेगमेंट्स बनाने पड़ेंगे, आपको फ्रेगमेंटेशन या सेगमेंटेशन करनी पड़ेगी। साइज छोटा, 2 किस्तों में आप लेके जा सकते हैं, ठीक है जी। जाहिर है को बंदा इतना मोटा उसे तो नहीं तोड़ेंगे आप, फिर दरवाजा ही आपको खुला कराना पड़ेगा, ठीक है जी। आपको याद है एक क्लॉक रेट होता था, ठीक है, क्या होता है क्लॉक रेट? मैक्सिमम डेटा जनरेटिंग स्पीड पर सेकेंड। तो ये क्लॉक रेट में और एमटीयू में क्या फर्क है? क्लॉक रेट कुछ इस तरह की चीज है, मैं कहता हूं इस दरवाजे से ना 1 मिनट में 60 बंदे मैक्सिमम बाहर निकल सकते हैं, इस दरवाजे से 60 बंदे मैक्सिमम बाहर 1 मिनट में निकल सकते हैं, ये क्लॉक रेट है। और एक वक्त में कितना मोटा बंदा इस दरवाजे से बाहर निकल सकता है, ये एमटीयू। कितना मोटा बंदा एक वक्त में इस दरवाजे से बाहर जा सकता है, ये एमटीयू है। तो हर इंटरफेस का क्लॉक रेट अलग चीज है, बैंडविड्थ अलग चीज है, ठीक है जी, और एमटीयू अलग चीज है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट याद रखिएगा, अगर हम कॉन्फ़िगर ना करें या चेंज ना करें तो बाय डिफॉल्ट इंटरफेस का जो एमटीयू होता है अमूमन ज्यादातर वो आपको मिलेगा 1500 बाइट, 1500 बाइट, इट इज बाइट नॉट बिट। बाय डिफॉल्ट एमटीयू का साइज क्या होता है? 1500 बाइट, एंड इट इज कॉन्फ़िगरेबल, इसको बढ़ाया भी जा सकता है और इसे घटाया भी जा सकता है। एमटीयू इज कॉन्फ़िगरेबल, एमटीयू के साइज को बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। ये भी याद रखिएगा कुछ डिवाइसेस का एमटीयू बाय डिफॉल्ट इससे मुख्तलिफ भी हो सकता है, बट 90% से ज्यादा, बल्कि ज्यादातर आपको बाय डिफॉल्ट एमटीयू
चाहे आपका लैपटॉप हो, राउटर्स हो, स्विचेस हो, उनके इंटरफेसेस का एमटीयू आपको बाय डिफॉल्ट 1500 बाइट ही मिलेगा ज्यादातर। कुछ डिवाइसेस का मुख्तलिफ हो सकता है, बट नॉर्मली आपको यही मिलता है। और साथ ही मैंने आपको ये भी कहा कि इट इज कन्फिगरेबल। मिसाल के तौर पे ये जो राउटर 2 है, उसका एमटीयू कन्फिगर किया हुआ था किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने पहले से ही। क्या रखा हुआ था? 1400 बाइट। क्या रखा हुआ था? 1400 बाइट। ले जी, अब ये दो राउटर ऐसे आमने सामने हो गए हैं जिनका एमटीयू मैच नहीं कर रहा। आपने चला दिया इसके ऊपर ओएसपीएफ। आपने क्या चला दी? ओएसपीएफ को ये भी बड़ा मान है कि मैं तो इंडस्ट्री का सबसे चलने वाला, ज्यादा चलने वाला प्रोटोकॉल हूं, मेरे जैसा तो कोई आईजीपी है ही नहीं, ठीक है, तो बाकमाल प्रोटोकॉल हूँ। उस आदमी को कहता है इससे देखे ना लोगों का मेरे पे कितना लोग रिलाय करते हैं, एतमाद करते हैं, तो मैं लोगों के इस भरोसे को ठेस भी नहीं पहुंचा सकता। वो कहता है मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एडजेसेंसी ऐसों के दरमियान करूं जिनकी एडजेसेंसी होना बनती है, ठीक है जी, जो एक जैसे हैं, ठीक है जी। तो वो कहता है मैं ऐसों के दरमियान जिनका लेवल एक जैसा है, ठीक है, वो कहता है मैं ऐसों के दरमियान एडजेसेंसी करूंगा जो एक जैसे हो, एक जैसे मयार के हो, ठीक है, उनके दरमियान मैं इस चीज का भी ख्याल रखूंगा। तो ओएसपीएफ जो है ना, वो एक काम करता है, और कौन सी स्टेट में करता है? एक्स स्टार्ट स्टेट में ही करता है। वो एक्स्ट्रा स्टेट में वो जो डीबीडी इधर से उधर और उधर से उधर गया था ना, खाली वाला डेटा की फील्ड जिसकी खाली, जिसमें लिस्ट ऑफ एलएसएस नहीं होते, वो वाला डीबीडी, उससे आपने पहला काम क्या कराया? आपको पता ना हर पैकेट में राउटर आईडी लिखी होती है, तो राउटर आईडी के बेस पे आपने मास्टर स्लेव का तो इलेक्शन करा लिया। इसी एम्प्टी डीबीडी जिसको हम कह रहे हैं, एम्प्टी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें लिस्ट ऑफ एलएसएस नहीं है, लेकिन इसमें और पैरामीटर्स तो हो सकते हैं, जैसे कि इंटरफेस का एमटीयू। राउटर 2 अपना एमटीयू 1 को बताएगा डीबीडी के थ्रू, और 1 अपना एमटीयू 2 को बताएगा डीबीडी के थ्रू, कि मेरे इस इंटरफेस का, राउटर 1 कहेगा मेरे इंटरफेस का एमटीयू 1500 है, राउटर 2 कहेगा मेरे इस इंटरफेस का एमटीयू 1400 है। दोनों अपना अपना एमटीयू एक दूसरे को बताएंगे। जैसे ही ओएसपीएफ देखेगा वो कहेगा ये तो एमटीयू मिसमैच हो रहे हैं, एमटीयू एक जैसे नहीं है, वो कहेगा बस इधर ही रुक जाओ, हमारी एडजेसेंसी का सफर इससे आगे नहीं बढ़ सकता जब तक इन दोनों का एमटीयू से लिटरली जिद लगा के बैठ जाता है। बिल्कुल सही सही कह रहे हैं आप, जिद लगा ये, वो कहता है ये मैं होने नहीं दूंगा, लेट जाता सड़क, मेरे ऊपर से गाड़ी गुजार दो, मेरी लाश से गुजर के जाना पड़ेगा, ये नहीं मैं होने दूंगा, ठीक है, कि मैं डिफरेंट एमटी वालों के दरमियान। अच्छा, हम पहले उससे पूछते भाई वजह क्या है, तुझे तकलीफ क्या है, अगर एमटीयू डिफरेंट है तो मसला क्या है? वो कहता है अगर मैंने इनकी एडजेसेंसी करा दी तो राउटिंग हो जाएगी, जब राउटिंग हो जाएगी तो फिर आप डेटा भेजना शुरू कर देंगे। अच्छा, डेटा हम कभी नहीं भेजते, एप्लीकेशंस होती है ना जो डेटा कैरी करती हैं, चाहे डेटा हमारा ही हो लेकिन एप्लीकेशंस का काम होता है डेटा को भेजना। एप्लीकेशंस जो हैं वो पैकेट बनाती हैं, सेगमेंट्स बनाती हैं, ठीक है। तो वो कहता है अगर ऐसा हुआ कि राउटर 1 के ऊपर जो एप्लीकेशन चल रही है वो देखेगी जी मेरे तो इंटरफेस का जो एमटीयू है वो 1500 बाइट तक है, तो वो 1500 बाइट का सेगमेंट बना के अगर भेजना शुरू कर दे, राउटर 1 वाली साइड पे जो भी एप्लीकेशन चल रही है वो किस साइज का सेगमेंट बना के भेज रही है? 1500 बाइट। वो कहता है वो तो बना लेगा और उसके दरवाजे से आराम से वो पैकेट निकल भी जाएगा, लेकिन जब वो राउटर 2 पे पहुंच जाएगा तो वो पैकेट फंस जाएगा। जब पैकेट फंस जाएगा तो उसकी क्या करनी पड़ेगी? फ्रेगमेंटेशन या सेगमेंटेशन और छोटा करना पड़ेगा, ठीक है जी। वो कहता है आपने थोड़ी छोटा करना है, आपने कभी देखा है राउटर के इंटरफेस के बाहर बंदा बैठा हो थोड़ी पकड़ के ठक ठक ठक, क्या कर रहे हो? मैं जरा वो सेगमेंट फंस गया था तोड़ रहा हूं, तो ये काम हम नहीं करते, वो छेनी थोड़ा पकड़ के बैठे हो, ठीक है। तो आप कहते हैं ये काम हम नहीं कर, डायनामिकली होना, रिसोर्सेज ने आपके लिए काम करना है, ठीक है। तो राउटर 2 के जो इंटरफेसेस के रिसोर्सेज हैं वो बिजी हो जाएंगे क्या करने में? फ्रेगमेंटेशन करने। अच्छा, अभी वो पिछला सेगमेंट तोड़ है, उधर से धड़ाधड़ और सेगमेंट आई जा रहे हैं, तो आप उन्हें एक हद तक बफर कर सकते हैं, उसके बाद क्या होगा? बफर ओवरफ्लो हो जाएगा। ओवरफ्लो हो जाएगा तो फिर आप दूसरी तरफ कहेंगे मैंने तुम्हारा सेगमेंट जो है वो ड्रॉप कर दिया, आप डायरेक्ट सेगमेंट ड्रॉप करना शुरू कर देंगे, और इसी सिचुएशन को कंजेशन भी कहते हैं, ओवरफ्लो भी कहते हैं, ऐसा ही है ना जी। तो राउटर 2 ओएसपीएफ कहता है इसलिए नहीं मैं होने देता इन दोनों के दरमियान एडजेसेंसी,
कि कल को ये नौबत आ सकती है, लोग मेरे पे उंगलियां उठाएंगे, ये ओएसपीएफ ने कैसों के दरमियान एडजेसेंसी करा दी, तो कहता मैं अपना नाम खराब नहीं होने दूंगा। अब इस मसले का हल के वो लेटा हुआ सड़क पे, भाई साहब उठ ही नहीं रहे, ठीक है। अब दो तरीके हैं इस मसले के हल के, या तो आप दोनों तरफ के एमटीयू बराबर कर दें, बेस्ट सोल्यूशन यही है, मैंने आपको पहले ही बताया एमटीयू इज कॉन्फ़िगरेबल, बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप दोनों तरफ का एमटीयू सेम करते हैं ताकि वाकई वो फ्रेगमेंटेशन वाली नौबत ना आए, ठीक है। देखिए ओएसपीएफ की अपनी हैसियत है, अपना एक मकाम है, अपना एक दर्जा है, लेकिन आप भी तो किसी से कम नहीं ना, आपका भी तो एक मकाम है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का, नेटवर्क तो आपका है, एडमिनिस्ट्रेटर तो आप हैं, ठीक है जी, अल्टीमेटली मानी तो आपकी जानी है, ठीक है। आप कहते हैं उस सड़क पे लेटे हुए ओएसपीएफ के पास जाके उसको समझाने की कोशिश, इसका दूसरा सोल्यूशन बता रहा हूं, उसको कहते हैं यार मैं कसम खाने को तैयार हूं, तो मेरा यकीन कर लो, हमने जो एप्लीकेशन चलानी है ना वो 200 बाइट से बड़ा सेगमेंट बनाती ही नहीं है। आप उसे क्या समझा रहे हैं, कहते हैं यार मैं कसम खाने को तैयार हूं, वो जो हमने एप्लीकेशन चलानी है ना वो 200 बाइट से बड़ा सेगमेंट बनाती ही नहीं है, ठीक है। जैसे आप पिंग भी करते हैं तो पिंग में बाय डिफॉल्ट क्या साइज होता है डेटाग्राम का, 100 बाइट, सिस्को में 100 बाइट होता है, एंड डिवाइसेस पे 32 बाइट होता है, ठीक है जी। तो इसी तरह हर एप्लीकेशन जो भी सेगमेंट बनाते हैं उसका एक डिफॉल्ट साइज होता है। तो आप कहते हैं यार हमने जो अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कराया है ना अपने नेटवर्क के लिए, हम बैंक हैं या हम अस्पताल हैं या हम शॉपिंग मॉल हैं, हमारी जो भी एप्लीकेशन है वो 200 बाइट से बड़ा सेगमेंट बनाती नहीं है, तो 200 बाइट का पैकेट तो आराम से 1400 वाले में से भी गुजर जाएगा और 1500, हमें सेगमेंटेशन या फ्रेगमेंटेशन की जरूरत पड़नी नहीं है। तू मेरा भाई सड़क से उठ, ये एहतजाज छोड़, ठीक है, तू इग्नोर कर एमटीयू को, एमटीयू सेम है या एमटीयू डिफरेंट है, तुम इग्नोर कर दो इसको, आज के बाद तुमने एमटीयू की टेंशन लेनी ही नहीं है, एमटीयू सेम है या डिफरेंट तुम देखना छोड़ दो, ये जिम्मेदारी मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है जी। तो हम ओएसपीएफ को क्या कह रहे हैं यार इग्नोर कर, ठीक है जी, एमटीयू को तुम इग्नोर कर दो, तो जाहिर है उसको आपकी बात ना मान के उसने कहां जाना है, नहीं मानेगा तो आपके पास फिर एक हथियार है, आप सिर्फ पता क्या करेंगे, आप कहेंगे नो राउटर ओएसपीएफ 1 फारिग, चल कोई और प्रोटोकॉल चला लेते हैं, तू बैठा रहे, तू जाके लेटा रहे सड़क पे जा बस, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली माननी तो आपकी पड़ेगी उसको, ठीक है। तो आप उसको कह देते हैं यार एमटीयू भले डिफरेंट है, तुम इसे इग्नोर कर दो, ठीक है। पहला सोल्यूशन क्या है, पहला सोल्यूशन सेम कर, एमटीयू सेम कर दिए, वैसे बेस्ट सोल्यूशन होता है। और दूसरा सोल्यूशन क्या, अगर आपको पता है एडमिनिस्ट्रेटर को कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप ओएसपीएफ को समझा देते हैं यार तुम ना ये इंटरफेस का एमटीयू देखना छोड़ ही दो, इग्नोर करो तुम, अगर वो डिफरेंट है या सेम है तुम इग्नोर करो। इंटरफेस लेवल पे कमांड है, मैं यहां लिख रहा हूं इंटरफेस ईथरनेट 0 में आप जाएंगे, कमांड समझ आ रही है, इंटरफेस ईथरनेट 0 में आप चलेंगे, कमांड है आईपी ओएसपीएफ एमटीयू डैश इग्नोर, इसके बाद एमटीयू सेम हो या डिफरेंट हो ओएसपीएफ को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा इम्तिहान और सेम करना हो तो उसकी कमांड है आईपी एमटीयू 1500, मैं 1500 लिख देता हूं यहाँ पे। अगर एमटीयू चेंज करना है तो कमांड है आईपी एमटीयू, ठीक है। और अगर चेक करना है कि एमटीयू क्या है तो उसकी कमांड है आपकी जानी पहचानी हर दिल अजीज कमांड, ये मोड कौन सा है, इनेबल, कमांड है शो इंटरफेस, इंटरफेस के लिए आईएनटी लिख देना काफी है ना, शो इंटरफेस ईथरनेट 0, ठीक है जी। ये कमांड याद है, इसी से तो आईपी भी नजर आता है, अप एंड अप, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन एंड डाउन, इसी से नजर आता है ना। इसी में आपको एमटीयू लिखा हुआ, बैंडविड्थ लिखी हुई, इंटरफेस का प्रोसेसिंग डिले कितना होता है वो सब कुछ लिखा हुआ नजर आएगा। लेकिन आप लोग तो बाकमाल लोग हैं, आप तो लगाएंगे फिल्टर, और फिल्टर में आप लिखेंगे इंक्लूड और आगे लिखेंगे एमटीयू, एमटीयू कैपिटल में लिखा होता है लिहाजा आपको कैपिटल में लिखना है, आपको पता नहीं ये फिल्टर्स केस सेंसिटिव है, तो एम बी कैपिटल, टी बी कैपिटल और यू बी कैपिटल, तो एमटीयू इंक्लूड, एमटीयू को कर ले तो इस इंटरफेस का एमटीयू आपको दिख जाएगा कि बाय डिफॉल्ट क्या है, और अगर चेंज हुआ हुआ तो क्या चेंज हुआ हुआ है, ठीक है जी। तो ये आपके पास जनाब दो सोल्यूशन है, या एमटीयू चेंज कर लें या आप ओएस पे क्या कर लें, यार सड़क से उठ जा, तेरी मेहरबानी बस कर दे, इग्नोर कर, तो तू टेंशन ना ले, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा, ठीक है जी। ये तरीका कार है।
एग्जाम में, अच्छा जब मैं एग्जाम की यानी से बात कर रहा हूं तो उसमें अभी लैब एग्जाम की बात हो रही है, अक्सर ट्रबल शूटिंग टास्क आते हैं। आप ओएसपीएफ के नेबर स्टेट चेक कर रहे हैं, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, याद है शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, बार बार ये कमांड दे रहे हैं और स्टेट नजर आ रही है एक्सटार्ट, आगे जा ही नहीं रहा, तो साथ ही आपको समझ जाना चाहिए कि मसला क्या होगा, एमटीयू का मसला होगा। आप दोनों तरफ का एमटीयू चेक करें, ठीक है जी, और कोशिश करके उन दोनों को सेम कर दें और कोशिश करें दोनों तरफ बढ़ा दें, आप एक जैसा कर डिफॉल्ट पे ले आए, ठीक है। अगर इम्तिहान में कंडीशन लगी हुई है यू आर नॉट अलाउड टू चेंज एमटीयू, तो फिर क्या करेंगे, फिर आप कहेंगे जी आईपी, फिर आप ओएसपीएफ को समझाएंगे आईपी ओएसपीएफ एमटीयू इग्नोर। एग्जाम में किसी भी काम के जब मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं तो आपने कोई सा भी सॉल्यूशन नहीं लिख देना, जो कंडीशंस के मुताबिक हो वो सॉल्यूशन आप करेंगे, ठीक है जी। तो एक्स स्टार स्टेट के अंदर ये दो काम होते हैं, मास्टर स्लेव का इलेक्शन। मास्टर की अहमियत ये है उसने दोनों के दरमियान, मास्टर स्लेव के दरमियान जो डेटाबेस एक्सचेंज हो रही है उसको सीक्वेंस नंबर असाइन करना होता है, ठीक है जी। और उसके बाद दूसरा काम जो है एमटीयू चेक किया जाता है कि सेम है या डिफरेंट, लेकिन जब आप आईपी ओएसपीएफ एमटीयू इग्नोर कर देंगे तो वो चेक करना भी बंद कर देगा। सवाल इस तरह भी आपसे पूछा जा सकता है एक्स स्टार्ट स्टेट में क्या होता है, आप ये दोनों बातें बता देंगे। वो कहते हैं यार मैं चाहता हूं ये ना एमटीयू को ना देखे, एमटीयू को ना देखे, तो इसका कोई तरीका है आईपी ओएसपीएफ एमटीयू डैश इग्नोर, ठीक है। तो आप इस चीज को दूसरे वाला काम इसका बंद भी करा सकते हैं, ठीक है। ले जी एक्स स्टार्ट स्टेट तक हो गया, आगे काम आसान है। इसके बाद अगली स्टेट है एक्सचेंज। एक्सचेंज स्टेट मैंने पहले भी बताया है, वो दैट इज वेरी सिंपल। एक्सचेंज स्टेट में डीबीडी एक्सचेंज होते हैं, फुल डीबीडी एक्सचेंज होते हैं, कंप्लीट डीबीडी जो है वो एक्सचेंज होते हैं। डीबीडीज आर एक्सचेंज्ड बिटवीन मास्टर एंड स्लेव, और ये वो वाला डीबीडी है जो असली वाला डीबीडी है जिसमें जिसके डेटा की फील्ड में लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एलएसएस होते हैं, जिसके डेटा की फील्ड में लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एलएसएस होते हैं। तो डीबीडीज आर एक्सचेंज बिटवीन मास्टर एंड स्लेव। पहला डीबीडी कौन भेजेगा, मास्टर, शुरुआत मास्टर से होगी। उसके बाद फिर ये होगा कि जिसके पास अपडेट आएगी वो अपना डीबीडी भेज देगा। डीबीडी पीरियोडिक नहीं होता, इंक्रीमेंटल एंड ट्रिगर्ड होता है। चेंज आएगी तो डीबीडी जाएगा, वरना चुप करके बैठा रहेगा, ठीक है। और ये हमने अपनी आंखों से लास्ट लेक्चर में देखा था जब हमने डीबग आईपी ओएसपीएफ एडीजे की कमांड दी थी। एक दफा जब एडजेसेंसी हो जाए तो सुकून रहता है, लेकिन जैसे ही आप कोई लूप बैक क्रिएट करते हैं साथ ही आपका डीबीडी जाता है, साथ ही अपडेट जाता है। इंक्रीमेंटल एंड ट्रिगर्ड है, इवेंट बेस्ड है, अदरवाइज खामोशी रहती है। ले जी एक्सचेंज स्टेट में डीबीडी एक्सचेंज होगा। अच्छा जब डीबीडी एक्सचेंज होगा तो उसका नतीजा क्या निकलता है, मास्टर और स्लेव को ये पता लग जाता है किसके पास क्या है और क्या नहीं है, क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना, ठीक है। तो इसके बाद अगली स्टेट जो है ना जी उसका नाम है एक्सचेंज के बाद लोडिंग स्टेट। अच्छा जी लोडिंग स्टेट में ना LSR प्लस LSU प्लस LSAC, बाकी के तीनों पैकेट्स लोडिंग स्टेट में एक्सचेंज होते हैं। रिक्वेस्ट भी लोडिंग स्टेट में, यानी आप जब LSR भेजेंगे तो आपकी स्टेट लोडिंग होगी, जब अपडेट आएगी तब भी लोडिंग हो, जब आप एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे तब भी आपकी स्टेट लोडिंग होगी। लोडिंग स्टेट का मतलब ये होता है कि ये तीनों पैकेट्स अभी एक्सचेंज हो रहे हैं। अब कहते हैं माल लोड कराना गाड़ी में, तो ये वही माल लोड ही हो रहा है। पहले आप बताते हैं ये चीज लोड कर दो, वो कर देता है, फिर आप कहते हैं शुक्रिया यार तुमने ये काम मेरा कर दिया। तो लोडिंग स्टेट LSA लोड हो रहे होते हैं। यहाँ माल क्या चीज है, LSA, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स है, और वो क्या होते हैं, प्रीफिक्सेस होते हैं हमारे, ठीक है जी। तो लोडिंग स्टेट में LSAs लोड हो रहे होते हैं, रिक्वेस्ट आती है, अपडेट आती है, ये तीनों के तीनों पैकेट्स लोडिंग स्टेट में एक्सचेंज होते हैं। अच्छा जब ये मुकम्मल हो जाते हैं, जब ये लोडिंग मुकम्मल हो जाती है तो आपने ना जब आज तक नेबरशिप हुई है ना तो स्क्रीन पे लॉग मैसेज आता है ना, वो पूरा मैसेज पढ़े आप, आपने आखिरी हिसाब पढ़ा, लिखा होता है लोडिंग डन चेंजिंग स्टेट टू फुल, ये लिखा होता है लोडिंग डन
चेंजिंग स्टेट टू फुल। ठीक है जी। जब लोडिंग मुकम्मल हो जाती है तब आपकी स्टेट होती है फुल। फुल का मतलब है तमाम पैकेट्स एक्सचेंज हो चुके हैं और तीनों टेबल्स बन चुके हैं। बेहतरीन रास्ता एसपीएफ कैलकुलेशन के बाद राउटिंग टेबल में अपडेट हो चुका है। फुल स्टेट का मतलब क्या है कि राउटिंग टेबल बन चुका है, एडजेसेंसी मुकम्मल हो चुकी है। लोडिंग डन पे ही स्टेट फुल होती है। एक है लोडिंग और एक लोडिंग डन, ये दोनों अलग चीजें हैं। लोडिंग डन होने पे स्टेट फुल होती है। लोडिंग का मतलब क्या है, एलएसआर जा रहा होगा या अपडेट आ रही होगी या एक्नॉलेजमेंट जा रही होगी, जब चली गई तो लोडिंग हो गई डन, तो स्टेट हो जाती है फुल। ठीक है जी। फुल स्टेट में आपका टेक्निकली देखा जाए तो एक ही पैकेट आ रहा होता है और जा रहा होता है, हेलो पैकेट, क्योंकि उसने तो हर 10 सेकंड बाद आते जाते रहना, ताकि नेबर रिलेशनशिप को मेंटेन। हेलो पैकेट तो शुरू से ही चल रहा होता है, यानी वो तो उसका ताल्लुक तो आप कह लें डाउन स्टेट से है। डाउन भी हो ना तब भी हेलो पैकेट आ रहा होता है। वो कैसे, अगर मिसमैच्ड हेलो भी आ रहा है, आ तो रहा है ना, तो हेलो तो हमेशा ही आ रहा होता है या जा रहा होता है हर स्टेट में ही। वो तो डाउन में भी हो सकता है, डाउन इनिट टू वे एक्स स्टार्ट एक्सचेंज लोडिंग एंड फुल। ठीक है, तो ये कहानी है इसकी। अच्छा जनाब, ये हो गई ओएसपीएफ की स्टेट्स। इनका ये आपको हेल्प कर सकती हैं ट्रबल शूटिंग में, या आपको हेल्प कर सकती हैं इंटरव्यूज में, या आपको हेल्प कर सकती हैं एग्जाम्स में। ठीक है, लेकिन जनाब अब हम चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक जो है इससे वो भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। आज पहले जरा मैंने यही प्लान किया हुआ, जितनी ये छोटे छोटे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं ओएसपीएफ के, इनको हम एक बार मुकम्मल कर लें, फिर उसका लैब वाला पार्ट भी आपके सामने आ जाएगा। अब मैं आपको दो टॉपिक्स पढ़ाने लगा हूं, ये भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मुंसलिक हैं। ठीक है जी। तो पहला टॉपिक उनमें ये होगा ओएसपीएफ एलएसए टाइप्स। ओएसपीएफ एलएसए टाइप्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगेन इंटरव्यूज का फेवरेट कंटेंट इसके अंदर से निकलता है। एक ये है और दूसरा है ओएसपीएफ रेगुलर एरिया टाइप्स। ओएसपीएफ एलएसए टाइप्स और ओएसपीएफ रेगुलर एरिया टाइप्स, ये दो टॉपिक्स हैं जी जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। पहले ओएसपीएफ एलएसए टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है जी, उसके बाद फिर रेगुलर एरिया टाइप्स की बारी आएगी। ठीक है, इनको मैं बल्कि ऊपर साइड बाय साइड लिख देता हूं। तो शुरुआत कहां से होने लगी है जी, ओएसपीएफ एलएसए टाइप। एलएसए का तो आपको पता है प्रीफिक्सेस, एलएसए प्रीफिक्स। तो ये इस हेडिंग से ये पता लग रहा है कि ये जो प्रीफिक्सेस हमारे पास ओएसपीएफ में आते हैं इनकी अलग अलग टाइप्स होती हैं। यही पता लग रहा है ना कि जो प्रीफिक्सेस आ रहे हैं इनकी अलग अलग टाइप्स होती हैं। इस टॉपिक के बारे में आपको हौसला और तसल्ली जरा मैं पहले दे दूं, पढ़ के ऐसा लगता है जैसे कुछ नया होने लगा है, ठीक है, लेकिन आप इस टॉपिक के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आप जानते हैं, आपको पहले ही पता है। ये वो कैसे, मैंने कहा एलएसए टाइप से सादा लफ्जों में क्या मुराद है, प्रीफिक्सेस की टाइप। क्या आपने ओएसपीएफ के प्रीफिक्सेस देखे नहीं अभी तक? देखे हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे उनकी टाइप्स तो नहीं ना देखी, वो भी देखी हैं। वो कैसे, अभी याद कराता हूं आपको। सेम एरिया के प्रीफिक्सेस अलग तरह से दिखते हैं ना, दूसरे एरिया से आने वाले, मैंने आपको कहा था जैसे दूसरे शहर से आते हैं, तो दूसरे एरिया से आने वाले प्रीफिक्सेस की शक्ल डिफरेंट होती है कि नहीं होती। ओ आई ए इंटर एरिया राउट्स, तो अलग तरह के प्रीफिक्सेस होते हैं। दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से आने वाले प्रीफिक्स जो रीडिस्ट्रीब्यूट होके आते हैं, OE2 या OE1, तो थे तो प्रीफिक्सेस ही ना, लेकिन टाइप्स उनकी अलग अलग है। अपने एरिया के प्रीफिक्स अलग हैं, दूसरे एरिया से आने वाले अलग हैं, दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से रीडिस्ट्रीब्यूट होके आने वाले अलग हैं। तो आइडिया तो हमें है कि ओएसपी में प्रीफिक्सेस अलग अलग तरह के होते हैं। आज जरा उनको बकायदा देख लेते हैं कि उनके नाम क्या रखे हुए ओएसपीएफ में। ठीक है, तो मैं फिर बता दूं, ये लगेगा आपको कि कुछ बिल्कुल ही नया हो गया है, लेकिन आपने पढ़ा हुआ है, बस यूं समझे इनको नाम नए दिए हुए अलग से, बस आपको वो नहीं पता था कि इस चीज को, इस तरह के प्रीफिक्स को ये भी कहते हैं।
आपको उनके मुतबादिल नाम पता लग जाएंगे, ठीक है। तो चलें जरा देखते हैं जी, OSPF LSA टाइप में LSA1, LSA2, पहले लिस्ट बना लेते हैं, LSA3, LSA4, LSA5, LSA6, LSA7, 8, 9, 10 और 11 भी हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं इस वक्त एंटरप्राइज राउटिंग, ठीक है जी। एंटरप्राइज लेवल के ऊपर यही 7 LSAs हैं जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ठीक है। बाकी कुछ LSAs जो हैं वो अमूमन हमें सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क में नजर आते हैं। MPLS एक टेक्नोलॉजी, आप लोगों ने भी पढ़ना है अभी उसको, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग, ये अपने आप में MPLS एक पूरी दुनिया है, ठीक है। तो बाकी LSAs का ताल्लुक उनके साथ है, ठीक है। अमूमन उनको सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क्स के अंदर ही पढ़ाया जाता है। तो आपके एंटरप्राइज में यही 7 LSAs हैं जो डिस्कस होते हैं, तो हम यहीं तक रहेंगे, ठीक है जी। क्योंकि बाकी LSAs ना तो आने हैं आपके इस पूरे कोर्स के अंदर, ना ही उनकी जरूरत है, ना आपसे कोई पूछेगा उनके बारे में कभी, लेकिन याद रहे 3 हैं और भी, ठीक है जी। LSA1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, हर LSA का नंबर भी और नाम भी है, ठीक है जी। नाम भी लिख लेते हैं कि हर LSA को, LSA1 का नाम क्या है, ठीक है जी, 2 का नाम क्या है, 3 का नाम क्या है। तो LSA1 को कहते हैं जी राउटर LSA, LSA1 इज ऑल्सो नोन एज राउटर LSA, LSA2 नेटवर्क LSA, LSA3 इसको कहते हैं जी समरी LSA, बल्कि यूं कह लें ABR समरी LSA, LSA4 ASBR समरी LSA, LSA5 एक्सटर्नल LSA, LSA6 मल्टीकास्ट LSA, LSA7 NSSA, और इससे बनता है नॉट सो स्टबी एरिया। ये आखिरी वाले के बाद ना सर में थोड़ी सी दर्द होती है, दिल चाहता है दीवार में सर मार दें, लेकिन आपने इतना जज्बाती नहीं होना। लो, कोई बंदे किसी से किसी का नाम पूछो, वो नाम बताया तो आपने मैं दीवार में सर मार दूंगा, कोई बात नहीं, अभी हमें नहीं पता, लग जाएगा पता इसके बारे में, ठीक है जी। हम नहीं जानते, नाम भी तो देखे ना क्या रखा है रखने वालों ने, लेकिन थोड़ी देर बाद आप कहेंगे आज के लेक्चर में, आज यहाँ जाने से पहले आपके दिल से बात निकलेगी इसका इससे अच्छा नाम नहीं हो सकता था, आप खुद कहेंगे इसका नाम यही होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल हमें तकलीफ दे रहा है, हम मानते हैं, कोई बात नहीं, हमने लिखा ही है, हम कौन सा आपको ज्यादा उसके बारे में सोच रहे हैं। राउटर LSA, नेटवर्क LSA, ABR समरी LSA, ASBR समरी LSA, एक्सटर्नल LSA, मल्टीकास्ट LSA और NSSA नॉट सो स्टबी एरिया, ठीक है। अच्छा, ये जो दोनों LSAs है ना 3 और 4, इनको अमूमन इनकी एक कंबाइंड फॉर्म होती है, हम इनको आमतौर पे कहते हैं जी समरी LSA। जब भी आपको कहीं लिखा हुआ नजर आए या कोई बोल रहा हो समरी LSA, तो उसकी मुराद ये फिर ये दोनों LSAs होते हैं। यानी मैं आपको कहूं लेट से किसी स्टेज पे समरी LSA ब्लॉक कर दो, तो इससे मुराद होगा समरी LSA 2 होते हैं, 3 भी होता है और 4 भी होता है, दोनों को ब्लॉक करना है, ठीक है। तो ये जोड़ी है बेसिकली, इसमें एक ABR समरी LSA कहलाता है और एक ASBR समरी LSA कहलाता है। देखिए, बोझ जितना जल्दी अपने ऊपर से उतर जाए उतना ही अच्छा है, तो आपका थोड़ा सा बोझ कम करता हूं। अभी कितने LSA हैं, यानी आपको फिक्र कितनों की, 7 LSA की फिक्र है जी हमें, 7 LSA है जो हमें जिनसे डील करना है। नहीं जी, एक तो मौके पे यहां से फारिग कराने लगो, मैं इसका कलर चेंज कर लेते हैं, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। LSA6 मल्टीकास्ट LSA, पहले तो आप कहेंगे ये आपने क्यों इसको ऐसे कर दिया अलग से। ओरिजिनल IETF ने जो OSPF बनाया था उसमें तो LSA6 या मल्टीकास्ट LSA है, मल्टीकास्ट LSA ओरिजिनल OSPF में है, लेकिन सिस्को, हवावे, जुनिपर, आज जितने भी बड़े वेंडर्स हैं उनमें से किसी के भी ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीकास्ट LSA होता ही नहीं है, सपोर्टेड ही नहीं है। यानी सिस्को में LSA6 है ही नहीं, हवावे में, जुनिपर में LSA6 है ही नहीं, ठीक। अब आप कहेंगे ये करता क्या था वैसे, और अब ये क्यों नहीं है, उसकी वजह भी जान लें। आप लोगों ने अभी तक जो राउटिंग पढ़ी है ना, वो एक तो आपने पढ़ी सिर्फ IPv4 के लिए है, IPv6 की भी तो राउटिंग होती होगी ना, बिल्कुल, वो भी आप पढ़े अभी IPv4 की राउटिंग, और वो भी यूनिकास्ट एड्रेसेस की राउटिंग,
मल्टीकास्ट एड्रेसेस भी तो होते हैं। मल्टीकास्ट एड्रेस का भी तो कोई डायरेक्टली कनेक्टेड इनडायरेक्टली कनेक्टेड का हिसाब होता होगा। मल्टीकास्ट आईपी भी अगर अननोन है तो उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं होती होगी। मल्टीकास्ट एड्रेस भी अगर अननोन है तो उसे भी नोन बनाने के लिए राउटिंग कराई जाती होगी। तो एक कॉन्सेप्ट है पूरा मल्टीकास्ट राउटिंग का। जिस तरह यूनिकास्ट राउटिंग होती है बिल्कुल उसी तरह मल्टीकास्ट राउटिंग भी होती है। मल्टीकास्ट राउटिंग स्टैटिकली भी हो सकती है और डायनामिकली भी हो सकती है। मल्टीकास्ट राउटिंग से क्या मुराद है? किसी मल्टीकास्ट एड्रेस तक पहुंचने का बेहतरीन रास्ता डिफाइन करना। किसी मल्टीकास्ट एड्रेस तक पहुंचने का बेस्ट पार्ट डिफाइन करना इज कॉल्ड मल्टीकास्ट राउटिंग। व्हाट इज मल्टीकास्ट राउटिंग? Selection of best path to reach a multicast address. Selection of best path to reach a multicast address. एक मल्टीकास्ट एड्रेस तक पहुंचने के लिए बेहतरीन रास्ते का इंतखाब करना। ये काम स्टैटिकली भी हो जाता है और डायनामिक। स्टैटिकली करना हो तो कमांड में सिर्फ इतना सा फर्क पड़ता है कि आईपी राउट या आईपी रूट की जगह आप कहते हैं ना आईपी को रूट बताना है, तो आप कहेंगे आईपी को एम रूट बताना है। एम रूट से मुराद मल्टीकास्ट रूट। आईपी को एम रूट बताना है, मल्टीकास्ट रूट। उसके बाद आगे आपका मल्टीकास्ट एड्रेस होगा जहां पे आपने जाना है। उसके बाद आउटगोइंग इंटरफेस या नेक्स्ट स्टॉप का आईपी। याद रखें आउटगोइंग इंटरफेस या नेक्स्ट स्टॉप का जो आईपी होता है वो IPv4 वाला ही होता है। किसी मल्टीकास्ट एड्रेस तक पहुंचने के लिए भी जो राउटिंग होती है ना वो IPv4 की मदद से ही होती है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सिर्फ मल्टीकास्ट एड्रेसेस कॉन्फ़िगर्ड हो। भाई यूनिकास्ट आईपी तो होंगे ही होंगे। मल्टीकास्ट की सर्विसेज अगर आप यूज कर रहे हैं यानी कोई ग्रुप है तो वो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो किसी मल्टीकास्ट एड्रेस तक पहुंचने के लिए भी जो हम राउटिंग कराते हैं ना वो IPv4 की मदद से ही हो रही होती है। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको बता दिया स्टैटिक राउटिंग है एक तरीका, और दूसरा डायनेमिक। डायनेमिक में ओरिजिनल वाले OSPF में LSA6 को इसी काम के लिए बनाया गया था। यानी ओरिजिनल OSPF में मल्टीकास्ट राउटिंग की सपोर्ट होती है, बट सिस्को हवावे जुनिपर कोई भी सपोर्ट नहीं करता। क्यों? जाहिर है अगर किसी चीज से कोई बेहतर चीज दुनिया में आ जाए तो फिर उसी को अडॉप्ट किया जाता है ना। तो मल्टीकास्ट राउटिंग के लिए या मल्टीकास्ट के लिए डायनेमिक राउटिंग कराने के लिए पूरी दुनिया में इस वक्त जो बेहतरीन प्रोटोकॉल है और जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है वो OSPF नहीं है, उसका नाम है PIM, प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट। प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट, PIM, प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट। ठीक है, इस प्रोटोकॉल के आगे से दो मोड्स होते हैं, एक डेंस मोड और एक स्पार्स मोड। डेंस और स्पार्स मोड। हमारा टॉपिक मल्टीकास्ट राउटिंग नहीं है लिहाजा हम बहुत ज्यादा तफसील में इसके नहीं जा रहे, तो सिर्फ मैंने आपको ये बता दिया टर्म ज़हन में रह जाए तो जिंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है। ठीक है जी, तो स्टैटिक राउटिंग भी हो सकती है और डायनामिक भी हो सकता है। डायनामिक के लिए सिस्को वावे जुनिपर जो मर्जी हो सब में क्या इस्तेमाल होता है? पिम। और पिम के होते हैं दो मोड, डेंस और स्पार्स। डेंस और स्पार्स, मैं इसकी कहानी आपको अभी समझा देता हूं। डेंस और स्पार्स कोई मुश्किल चीज नहीं है। मल्टीकास्टिंग में होता क्या है, एक सर्वर होता है और बाकी होते हैं सारे क्लाइंट। ठीक है जी, मल्टीकास्ट में एक सर्वर होता है बाकी होते हैं क्लाइंट। मल्टीकास्टिंग है ना, आज के दौर में हमें जो सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने है ना वो है लाइव स्ट्रीमिंग। क्रिकेट मैच, अब वर्ल्ड कप भी शुरू होने वाला, लोग देखेंगे। ठीक है जी, बहुत सारी जगहों पे लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होती है उसकी। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट जो हैं जिन जिन को लाइसेंस मिला होगा, 10 स्पोर्ट्स के पास राइट्स होंगे वो लाइव स्ट्रीम करेगा, PTV स्पोर्ट्स के पास होंगे वो लाइव स्ट्रीम करेगा, ठीक, ESPN के पास होंगे वो लाइव स्ट्रीम करेगा। लाइव स्ट्रीम में वो करना क्या होता है, और ये आपका IPTV जो चल रहा है, स्मार्ट टीवी, वो भी इसी के ऊपर चल रहा है। ठीक है जी, लाइव स्ट्रीम में आपने करना ये होता है कि आपके पास एक सर्वर होगा जहां पे आप लाइव स्ट्रीम इनेबल करेंगे, उस स्ट्रीम का एक मल्टीकास्ट एड्रेस होगा। उस स्ट्रीम का क्या होगा? एक मल्टीकास्ट एड्रेस। पूरी दुनिया से लोग उस लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करेंगे। एक मल्टीकास्ट एड्रेस है उस लाइव स्ट्रीम का, उसको लोग क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। अच्छा, उसको ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को मल्टीकास्ट एड्रेस कहीं टाइप नहीं करना पड़ता। मल्टीकास्ट क्लाइंट ज्वाइन कैसे करता है? वेबसाइट पे जाएगा, वहां पे लिंक दिया होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, आप उस स्ट्रीम को ज्वाइन कर लेंगे।
ठीक है जी, उस मल्टीकास्ट स्ट्रीम को आप उस ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे, आप उस ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। मल्टीकास्टिंग में मैंने आपको एक बात बताई थी, मल्टीकास्ट की एक डेफिनेशन कुछ दिन पहले ओएसपीएफ के आगाज में आपको मैंने बताई थी, अगर याद हो, ट्रैफिक मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स। यूनिकास्ट में क्या होता है, ट्रैफिक मूव्स टुवर्ड्स अ डेस्टिनेशन, ठीक है, और मल्टीकास्ट में ट्रैफिक मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स। वो 10 स्पोर्ट्स वालों ने अपने सर्वर पे स्ट्रीम चला दिया है, अब 10 स्पोर्ट्स वालों को नहीं पता कि पूरी दुनिया में से कौन कौन इसको कब कब ज्वाइन करेगा। मल्टीकास्ट ग्रुप को लोग ज्वाइन भी करते हैं और छोड़ के भी चले जाते हैं। ग्रुप का साइज बड़ा भी होता है और ग्रुप का साइज छोटा भी होता है, ठीक है जी। तो क्लाइंट आपके ज्यादा होंगे या कम होंगे, ये आपका महज अंदाजा होता है। अब मैं आपको मिसाल दे, आप खुद बताएंगे, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज का 5 रोज का टेस्ट मैच है, इसकी लाइव स्ट्रीम को कितने के लोग दुनिया में देख रहे होंगे? बहुत कम, बहुत ही कम, ठीक है जी। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान का T20 है, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो हमारा ये अंदाजा है और ये हमारा ठीक अंदाजा है, हमारा तजर्बा और मुशाहिदात की बेस पे हम कह रहे हैं कि यही होगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपके मल्टीकास्ट क्लाइंट्स बहुत ज्यादा होंगे, उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, तो उस सूरत में पिम डेंस मोड कॉन्फ़िगर किया जाता है। अगर आपको आइडिया है कि मल्टीकास्ट क्लाइंट्स कम होंगे, तो इन दैट केस आप पिम का स्पार्स मोड। मल्टीकास्ट ग्रुप में अगर क्लाइंट्स ज्यादा हो तो डेंस मोड चलता है, अगर क्लाइंट्स कम हो तो स्पार्स मोड चलता है, ठीक है। हमारे अंदाजे गलत भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, अगर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है क्या आपने डेंस चला दिया और आपको स्पार्स चलाना चाहिए था, स्पार्स चला दिया डेंस चलाना चाहिए, दोनों में राउटिंग तो हो जाएगी। फर्क सिर्फ ये आता है कि आप अपने रिसोर्सेज को अच्छा मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं, रिसोर्सेज पे कहीं बिला वजह का लोड तो नहीं डाल रहे, ठीक है। तो ये कहानी है। मैं इसकी एक मिसाल दिया करता हूं, ये डेंस और स्पार्स का पता लग गया। अगर मल्टीकास्ट क्लाइंट ज्यादा होने के चांसेस हैं तो डेंस, कम होने के चांसेस हैं तो स्पार्स। डेंस मोड पता है कैसे काम करता है? कभी बाइक गाड़ी के टायर में हवा तो बढ़वाई होगी आपने, कैसे पड़ते हो? एक दफा तो नहीं, ऐसी आवाज नहीं निकालनी, वो नहीं, वो कह रहे हर बंदे की एक जैसी आवाज नहीं निकलती, ठीक है जी। तो बात ये है कि एक दफा तो वो तुन के हवा भर देते हैं, फिर वो चेक करते हैं गेज लगा के, वो तो हो, ये तो ज्यादा हो गई, फिर क्या करते हैं, हवा एक्स्ट्रा हवा निकालते हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, ये डेंस मोड बिल्कुल वैसे ही है। एक दफा वो कहता है सारे ही इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके फ्लड कर दो इसको पूरी दुनिया में। फ्लडिंग मींस लाइक ब्रॉडकास्ट, यानी वो कहता है इस स्ट्रीम को तो सारे देखना चाहते हैं, हर तरफ फैला दो इसकी इंफॉर्मेशन। राउटिंग का काम क्या है? राउटिंग अपडेट्स को एडवर्टाइज करना दूसरों को। वो कहता है सारे ज्वाइन करना चाहते हैं, पूरी दुनिया में खबर फैला दो इस ग्रुप, जिसने, क्योंकि सब ज्वाइन करना चाहते हो तो भेज दो। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे मायूसी होती है, ये भी नहीं ज्वाइन करना चाह रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, फिर वो जिस तरह हवा निकाली जाती है इजाफी, वो निकलते निकलते निकल के जितनी आपको हवा चाहिए होती है फिर वहां पे रोक दिया जाता है, ठीक है। स्पार्स मोड उल्टा है, वो बड़ा मायूस होता है, वो कहता है इसे कोई भी नहीं देखना चाहता। फिर जहां जहां से रिक्वायरमेंट आती है वहां वहां फिर उस अपडेट को भेजा जाता है। यानी आप कह सकते हैं स्पार्स मोड जो है ना वो ऑन डिमांड है। डिमांड, आप मुझे कहेंगे कि मैंने ग्रुप को ज्वाइन करना है तो मैं आपको बताऊंगा ये लो इस ग्रुप को ज्वाइन करने का ये बेस्ट पाथ है। और वो क्या कहता है, वो किसी की रिक्वेस्ट का इंतजार नहीं करता, वो हर तरफ अपडेट फैला देता है, जैसे रिवरियन वन है, ठीक है, तो हर तरफ अपडेट भेज देता है। तो उसमें क्या होता है, आपके रिसोर्सेज पे बिला वजह का बोझ ज्यादा पड़ा होता है, तो हमसे अक्सर फैसले गलत भी हो जाते हैं, लेकिन उससे राउटिंग तो हो जाएगी, लेकिन फर्क सिर्फ आपके रिसोर्सेज पे पड़ेगा कि आपने अपने रिसोर्सेज के साथ सलूक क्या किया है, ठीक है जी। तो ये एक बड़ा ट्रिकी डिसीजन होता है कि आप दोनों में से किसको इस्तेमाल करते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूं, दोनों में से ज्यादातर चलता आजकल स्पार्स मोड ही है, पिम का स्पार्स मोड। खैर हमारा टॉपिक तो ये था ही नहीं, ऐसे ही बहक गए हम, ठीक है जी। तो LSA6 को रास्ते से हटाना था, तो इतना आसान थोड़ी था रास्ते से हटाना उसको, ठीक है। तो अब इसका मुतबादिल हमारे पास क्या आ चुका है, पिम का डेंस और स्पार्स मोड, ठीक है। तो अब बाकी कितने LSA रह गए, 6।
अब ऊपर वाले जो आप 5 LSA देख रहे हैं ना, इनका तारुफ आपके साथ है, ठीक है जी। अब मैं जरा आपको बस रियलाइज कराना बाकी है कि आप ऑलरेडी इनको जानते हैं। लेट्स स्टार्ट विद LSA1, राउटर LSA। LSA1 या राउटर LSA क्या है, यहां से शुरुआत करते हैं। इसके लिए मैं एक डायग्राम बना लेता हूं, ठीक है जी। राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4, 5 और 6 आपस में ये सब के सब कनेक्टेड हैं। हर एक के पास जाहिर है मल्टीपल नेटवर्क्स मौजूद हैं, वो चाहे लूप बैक की शक्ल में हो, चाहे लैन हो, चाहे वैन हो, हर राउटर के पास अपने अपने मल्टीपल इंटरफेसेस मौजूद हैं। अच्छा जी, उसके बाद जनाब ये जो राउटर 3 है, ये इसको बल्कि आप यहां से ले आए, ये चल रहा है एरिया 1, ठीक है जी। और ये दूसरी तरफ जी, ये सारे का सारा आपका OSPF का एरिया 0, क्योंकि बैकबोन का होना जरूरी है। एरिया 0 इज बेसिकली बैकबोन, एरिया 0 बैकबोन है, एरिया 1 सिंपल या रेगुलर एरिया है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। और राउटर 3 की एक हैसियत है ABR, क्योंकि जो बैकबोन को रेगुलर एरिया से मिलाता है वो ABR होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इनमें जो राउटर 6 है ना जी, यहां पे आपने कुछ ना कुछ कर देना है रीडिस्ट्रीब्यूट, जिसके बाद ये क्या बन जाएगा, ASBR, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, राउटर 1 से शुरुआत करते हैं। राउटर 1 पे जब आप OSPF चलाएंगे और हर नेटवर्क को 3 नेटवर्क हैं इसके, 1, 2 और ये 3, तो आप एरिया 1 में एडवर्टाइज कराएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। राउटर 1 के साथ 3 डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क हैं, ये इनको आप जब OSPF में एडवर्टाइज कराएंगे तो राउटर 1 अपना एक LSA1 बनाएगा। क्या बनाएगा, LSA1, जिसका नाम है राउटर LSA, जिसमें राउटर 1 के जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड प्रीफिक्सेस हैं वो शामिल होंगे। अच्छा ये देखिए कितनी पुरानी बात है, एक राउटर अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहा है, नॉर्मल सी बात है ना, पुरानी बात है ना। OSPF में से राउटर LSA कहते हैं। जब कोई राउटर अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स यानी प्रीफिक्सेस को एडवर्टाइज करता है OSPF के किसी एरिया में, ठीक है, तो उसे LSA1 या राउटर LSA कहते हैं। तो राउटर LSA या LSA1 क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड प्रीफिक्सेस ऑफ अ राउटर, ठीक है जी। और ये राउटर की एक और खास बात भी है, ये राउटर टाइप्स याद है, इंटरनल राउटर, बैकबोन राउटर, बैकबोन इंटरनल, ABR, ASBR, DR, BDR, DR अदर, याद है ना, ये सारे हमने पढ़े थे। याद रखना बड़ा जरूरी होता है, ठीक है जी, वरना फिर आइंदा आने वाले लेक्चर समझ में नहीं आता। तो राउटर 1 एक इंटरनल राउटर है ना जी। तो राउटर 1 ने क्या किया, एक इंटरनल राउटर ने जब अपने डायरेक्टली कनेक्टेड प्रीफिक्सेस को OSPF में एडवर्टाइज किया, तो हम कहेंगे ये उसने राउटर LSA या LSA1 एडवर्टाइज किया। तो राउटर 1 का LSA1 में क्या होगा, 3 प्रीफिक्स, राउटर जिनको राउटर LSA कहते हैं। राउटर 1 का राउटर LSA क्या है, 3 प्रीफिक्सेस का कॉम्बिनेशन, जो उसके 3 डायरेक्टली कनेक्टेड प्रीफिक्स है। राउटर 1 अपना LSA1 किसको भेजेगा, 2 को भेजेगा। और राउटर 2 पे भी जब वो LSA1 पहुंचेगा, वो राउटर, उसका एडवर्टाइजिंग राउटर कौन होगा, राउटर 1। और राउटर 1 की कोई राउटर आईडी भी तो होगी ना, बिल्कुल होगी, वो साथ लिखी होगी। तो राउटर 2 को पता लगेगा कि जी ये राउटर 1 का मेरे पास LSA1 आया है। मुझे बताएं राउटर 2 का अपना भी LSA1 होगा कि नहीं होगा, होगा, अपने डायरेक्टली कनेक्टेड प्रीफिक्स वो भी होंगे। तो राउटर, हाँ जी, तो राउटर 1 का अपना LSA1, राउटर 2 का अपना LSA1, राउटर 1 अपना LSA1 2 को भेजेगा, 2 अपना LSA1 1 को भेजेगा, अच्छा 2 अपना LSA1 3 को भी भेजेगा, 3 अपना LSA1 2 को भी भेजेगा, सब अपना अपना LSA1 एक दूसरे को भेजेंगे। मुझे एक बात बताएं, राउटर 3 के पास, अभी पूरी तस्वीर कंसिडर ना करें, सिर्फ एरिया 1 को देखें, राउटर 1 और राउटर 2 दोनों का LSA1 राउटर 3 तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा। अच्छा, राउटर 3 ने राउटर 1 के पास जाना है, तब भी नेक्स्ट स्टॉप राउटर 2 है। राउटर 3 ने 2 के किसी LSA1 के पास जाना है, तब भी नेक्स्ट स्टॉप राउटर 2 है।
नेक्स्ट ऑफ राउटर 3 का नेक्स्ट ऑफ राउटर 2 ही है, वो तो अपनी जगह पे राउटिंग के उसूल कायम है। लेकिन राउटर 1 का LSA1 जब राउटर 3 को मिलेगा ना, तो राउटर 3 के डेटाबेस टेबल में बकायदा लिखा होगा कि ये वाला LSA1 इसका एडवर्टाइजिंग राउटर 1 है। राउटर 3 के डेटाबेस टेबल में क्या लिखा होगा कि ये वाला LSA1 मुझे राउटर 1 ने भेजा था, ये वाला LSA1 मुझे राउटर 2 ने भेजा था। तो राउटर 2 और राउटर 1 का LSA1 अलग अलग राउटर 3 के डेटाबेस में नजर आएगा। राउटर 3 को राउटर 2 का LSA1 में मिलेगा और राउटर 1 का LSA1, और डेटाबेस टेबल में ये चीज प्रॉपर्ली लिखी होती है कि ये LSA1 राउटर 1 का है, ये LSA1 राउटर 2 का है। मैंने आपको बताया था ना, टेबल्स को देखने का एक टाइम होता है, जब आप उनको अच्छे से उन सारी चीजों को पढ़ लें और फिर टेबल सामने आए तो बंदे को बड़ी खुशी होती है। जैसे मैंने नेबर टेबल पहले दिन ही नहीं दिखा दिया था, सही वक्त आने पे दिखाया तो आपने कहा ये तो बड़ा आसान है, तो समझ आ रहा है। तो डेटाबेस टेबल की भी कुछ सूरत हाल ऐसी ही है, ठीक है। तो राउटर 3 को कितने LSA1 मिल चुके हैं अब तक? 2, 1 का भी और 2 का भी। अच्छा, जरा अब राउटर 3 के राइट साइड पे देखें, उबैदुद्दीन, राउटर 3 के राइट साइड पे देखें, ठीक है। राउटर 3 के राइट पे क्या है? 4, 5 और 6, उनका भी तो अपना अपना LSA1 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो राउटर 4 का भी LSA1 3 पे आएगा, 5 का भी 3 पे आएगा और 6 का भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो राउटर 3 के पास अपने छोड़ के बाकी 5 राउटर के LSA1 होंगे और इसकी डेटाबेस टेबल में बकायदा लिखा होगा ये वाला राउटर LSA, इसका एडवर्टाइजिंग राउटर ये है, इसका ये है, इसका ये। एडवर्टाइजिंग राउटर की पहचान उसकी राउटर आईडी होती है, एडवर्टाइजिंग राउटर की पहचान उसकी राउटर आईडी होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। जबरदस्त हो गया। तो LSA1 या राउटर LSA क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड प्रीफिक्सेस। सिंपल, आसान हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। अब राउटर जाहिर है तरतीब से चलना पड़ेगा, तो LSA1 के बाद बारी आनी है LSA2 की, नेटवर्क LSA, ठीक है जी। नेटवर्क LSA या LSA2 इज ऑलवेज जनरेटेड या एडवर्टाइज्ड बाय DR। DR याद है? डेजिग्नेटेड राउटर, डेजिग्नेटेड राउटर या DR। LSA2 या नेटवर्क LSA इज ऑलवेज एडवर्टाइज्ड बाय DR। LSA2 हमेशा DR एडवर्टाइज कराता है, BDR भी नहीं, सिर्फ DR। LSA2 इज ऑलवेज एडवर्टाइज बाय DR। अच्छा, अब जरा थोड़ा मुझे सोच के बताएं, क्या OSPF में ये चीज पॉसिबल है कि LSA2 हो ही ना, LSA2 एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो नेटवर्क में? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? सही बात कर रहे, नहीं नहीं, मल्टीकास्ट नहीं कहना, थोड़े से अल्फाज इधर उधर हो गया। LSA2, मेरा सवाल यह है, क्या ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि OSPF डोमेन हो और उसमें LSA2 हो ही ना? जाहिर है, जब नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट होगा तो DR BDR का इलेक्शन ही नहीं होगा। जब DR ही नहीं होगा तो LSA2 भी नहीं होगा। LSA2 के लिए DR के होने का होना जरूरी है। LSA2 के लिए DR का होना CCI लैब में माजी में ये सवाल आ चुका है। सवाल ये लिखा होता था कि इस नेटवर्क में LSA2 एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो आप इसका सोल्यूशन करें। LSA2 नहीं होना चाहिए, LSA2 प्रेजेंट नहीं होना चाहिए इस नेटवर्क में, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो हम क्या करते होंगे भला, सोचें। अच्छा, इसका सोल्यूशन आपको आता है? बिल्कुल सही कह रहे। इंटरफेस की जो नेटवर्क टाइप होती है ना, वो भी कॉन्फ़िगरेबल है OSPF में। नेटवर्क टाइप यानी मल्टी एक्सेस या पॉइंट टू पॉइंट, जो ये भी कॉन्फ़िगरेबल होती है। एक तो ये सोल्यूशन है, एक और भी है जो आपको आता है। इंटरफेस की प्रायोरिटी कॉन्फ़िगरेबल है ना, कहां से कहां तक? 0 से 255 तक। 0 का मतलब क्या है? जब आप इंटरफेस की प्रायोरिटी 0 कर देंगे तो टेक्निकली वो बिहेव करेगा लाइक पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट की भी प्रायोरिटी 0 होती है। आप ईथरनेट की प्रायोरिटी अगर 0 कर देंगे तो DR BDR का इलेक्शन नहीं होगा। जब DR का BDR का इलेक्शन ही नहीं होगा तो DR नहीं होगा, जब DR नहीं होगा तो LSA2 भी
नहीं होगा। CCI लैब एग्जाम जो है ना, उसमें चीजें बड़ी सिंपल होती हैं, लेकिन सवाल हमेशा घुमा फिरा के पूछा जाता है। वो आपको सीधा सीधा कभी भी नहीं कहेगा इंटरफेस की प्रायोरिटी 0 कर दो, या डीआर बीडीआर का इलेक्शन नहीं होना चाहिए। वो कहेगा जी इसमें LSA2 नहीं होना चाहिए। तो आपको कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए कि LSA2 तो डीआर जनरेट करता है, इसका मतलब है डीआर नहीं होना चाहिए। और डीआर ना होने के लिए आप क्या कर सकते हैं, नेटवर्क टाइप भी चेंज की जा सकती है और इंटरफेस की प्रायोरिटी को 0 भी किया जा सकता है। तो आप 0 कर दें बेसिकली, ये कहानी है, ठीक है। ओके, तो LSA2 या नेटवर्क LSA इज ऑलवेज जनरेटेड बाय डीआर। अच्छा, ये भला कौन सा LSA2 होता होगा, जरा सोच के बताएं, जेन में लाएं इसको। एक डीआर अदर दूसरे डीआर अदर को अपडेट भेज सकता है डायरेक्ट? नहीं। तो क्या होता है, डीआर अदर अपनी अपडेट भेजता है डीआर और बीडीआर दोनों को। फिर क्या होता है, छोटा चौधरी खामोश हो जाता है। कौन बोलता है? बड़ा चौधरी। अब बड़ा चौधरी जब बोलेगा, ठीक है, दूसरों की तरफ, मल्लेदारों की तरफ LSA भेजेगा, अपडेट भेजेगा, ठीक है, तो वो LSA2 होगा, वो नेटवर्क LSA होगा। वो प्रीफिक्सेस उस डीआर के अपने नहीं है, मल्लेदारों के हैं। ऐसे ही है ना जी, डीआर अदर के हैं। एक है चौधरी खुद कुछ ले आया अपने लिए, खुद कुछ ले आया, वो तो उसका राउटर LSA होगा। चौधरी का अपना LSA1 भी होता है, खुद भी कभी कुछ ला सकता है, याद है ना। और उसके बाद और क्या होता है, वो चौधरी के पास ये भी इख्तियार है कि वो डीआर अदर्स की भी अपडेट इधर से उधर भेजता है। तो जो वो एक डीआर अदर की अपडेट दूसरे डीआर अदर्स को भेजता है, तो वो फिर क्या कर रहा होता है, नेटवर्क LSA भेज रहा होता है। नाम से साफ जाहिर हो रहा है, नेटवर्क के प्रीफिक्सेस भेज रहा है, अपने नहीं है। अपने प्रीफिक्स भेजना इज राउटर LSA, दूसरों के प्रीफिक्स भेजना वो फिर नेटवर्क LSA2 या नेटवर्क LSA होगा। लीजिए अब आ जाते हैं हम LSA3 और LSA4 के ऊपर। ये जरा ट्रिकी है, ध्यान से समझ लें, ये भी आपसे इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं, तो वो जो चाहिए जी। राउटर 3 के पास एक खास रोल है, ABR। राउटर 3 ABR है। राउटर 6 के पास भी एक खास रोल है, ASBR। राउटर 6 के पास भी एक खास रोल है, ASBR। राउटर 3 एरिया 1 का भी पार्ट है, एरिया 0 का भी हिस्सा है, ऐसे ही है। राउटर 3 का, अब जरा तवज्जो से, राउटर 3 का जो राउटर LSA है, यानी कि LSA1, उसके अंदर एक खास बिट होती है, उसे B बिट कहते हैं बेसिकली। क्या कहते हैं ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस इतना जरूरी है कि एक बिट होती है। एक बिट या तो 0 होती है या 1 होती है, बिट या तो 0 होती है या 1 होती है, ठीक है। राउटर 3 के राउटर LSA में एक बिट है जिसकी वैल्यू को कर दिया जाता है 1, जो इंडिकेट करती है कि ये राउटर ABR है। राउटर 3 को तो पता ना मैं ABR हूं, राउटर 3 को खुद को पता है मैं ABR हूं। अच्छा, राउटर 3 ने ना बाकियों को भी बताना है। वो पता कैसे बताता है, अपने राउटर LSA में ये वाली बिट ऑन कर देता है। इसको आप कह लें, इसको यूं ना लिखें, बल्कि आप यूं लिखें ABR बिट। ABR बिट, ABR बिट को क्या कर दिया जाता है, ऑन। अच्छा, अब राउटर 3 का LSA1 2 पे भी आना है, 1 पे भी जाना है, इन दोनों को पता लग जाएगा कि एरिया 1 में जो राउटर 3 है वो ABR है। राउटर 3 का राउटर LSA 4 पे भी आना है, 5 पे भी जाना है, 6 पे भी जाना है, इन सबको पता लग जाएगा कि हमारे एरिया में भी एक राउटर, जो राउटर 3 है वो क्या है, ABR। क्योंकि राउटर 3 एरिया 0 में भी है, राउटर 3 एरिया 1 में भी है, दोनों में है। तो राउटर 3 अपने राउटर LSA की मदद से सबको बता देगा कि मैं ABR हूं, मैं आपके एरिया का बॉर्डर हूं, ठीक है जी। राउटर 1 2 को पता लग जाएगा हमारे एरिया 1 का बॉर्डर कौन है, 3। राउटर 4 5 और 6 को पता लग जाएगा हमारे एरिया 0 का बॉर्डर कौन है, 3। किसने बताया, ABR ने, अपने राउटर LSA की मदद से। अब आगे देखें, राउटर 6, इसके पास क्या रोल है, ASBR। राउटर 6 के पास जो रोल है दैट इज ASBR। अच्छा, अब इसी तरह ना एक ASBR बिट होती है, ASBR बिट। ये 0 होगी तो इसका मतलब आप ASBR नहीं है, ये 1 होगी तो इसका मतलब है आप ASBR है। राउटर 6 को खुद को तो पता है, राउटर 6 को खुद को पता है कि मैं ASBR हूं,
अब उसने बाकियों को बताना है। राउटर 6 अपने राउटर एलएसए में यानी कि एलएसए 1 में एएसबीआर बिट को ऑन कर देगा। क्या करेगा? एएसबीआर बिट को ऑन कर देगा। ठीक है, राउटर 6 की ये इंफॉर्मेशन एलएसए 1 की मदद से राउटर 5 तक भी पहुंच जाएगी और राउटर 4 तक भी पहुंच जाएगी, राउटर 3 तक भी पहुंच जाएगी। कहां तक पहुंच जाएगी? राउटर 3 तक। 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 तक पहुंच गई है, आगे नहीं गई क्योंकि आगे एरिया बदल रहा है। आप जरा एक चीज नोट करें, अब ये जो राउटर एलएसए 1 है ना, इसकी एक हद है, ये एरिया के अंदर रहता है, एरिया से बाहर नहीं जाता। मैं राउटर एलएसए की बात कर रहा हूं, एलएसए 1 या राउटर एलएसए की बात कर रहा हूं। तवज्जो से देखें, राउटर 1 का एलएसए 1 राउटर 2 पे आया था, 2 से 3 पे आया था, मैं आगे नहीं लेके गया उसे, कभी भी आगे नहीं लेके गया। ठीक है, ये 3 से आगे नहीं जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि आगे क्या हो रहा है? एरिया चेंज हो रहा है। राउटर 6 का, 5 का और 4 का जो एलएसए 1 है वो राउटर 3 तक तो आएगा, लेकिन 3 से आगे नहीं जाएगा। राउटर एलएसए या एलएसए 1 की हद क्या है? सेम एरिया, जो भी एरिया है। एलएसए 1 या राउटर एलएसए एरिया से बाहर नहीं निकल सकता, एरिया से बाहर नहीं निकल सकता, एरिया के अंदर ही रहेगा, एरिया से बाहर नहीं निकलेगा। तो आप देखें, राउटर 6 का एलएसए 1 5 पे आएगा, 4 पे आएगा, 3 तक पहुंचेगा, आगे नहीं जाएगा, आगे ये नहीं जाएगा। इसका मतलब है एरिया 0 के तो तमाम मेंबर्स को पता है कि एएसबीआर कौन है, मानते? राउटर 6 का एलएसए 1 में एएसबीआर की बिट क्या हुई है? ऑन। तो एरिया 0 के तमाम मेंबर्स को पता है, एरिया 0 के तमाम मेंबर्स को पता है कि एएसबीआर कौन है, राउटर 6, लेकिन एरिया 1 वालों को नहीं पता। अच्छा, दोनों एरियाज के सारे मेंबर्स को यह क्यों पता कि एबीआर राउटर 3 है? क्योंकि 3 एरिया 1 में भी है, 3 एरिया 0 में भी है, लिहाजा राउटर 3 का एलएसए 1 एरिया 0 के भी तमाम मेंबर्स के पास जा रहा है और एरिया 1 के भी तमाम मेंबर्स के पास जा रहा है। तो एबीआर का सबको पता है, एएसबीआर का किसको पता है? 6, 5, 4 एंड 3, 2 और 1 को एएसबीआर का नहीं पता। यहां तक साथ है। हमने अभी सिर्फ 2 एलएसए को छेड़ा है, एलएसए 1 एंड एलएसए 2, और एलएसए 1 में 2 स्पेशल बिट्स को चेक किया है, एबीआर बिट एंड एएसबीआर बिट। एबीआर बिट की मदद से यह पता लग जाएगा एबीआर कौन है, और एएसबीआर बिट की मदद से पता लग जाएगा आपके एरिया में एएसबीआर कौन है। यहां तक सब साथ है जी? साथ है। आगे चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाना है। ठीक है जी, राउटर 1 और 2 का, राउटर 1 और 2 का एलएसए 1 राउटर 3 पे आ गया। ठीक है जी, राउटर 3 अब एक खास राउटर है। राउटर 3 से 4 पे जाने के लिए एरिया तब्दील करना पड़ेगा। राउटर 3 से अगर 4 पे जाना है, 5 पे जाना है या 6 पे जाना है तो एरिया चेंज होगा। ठीक है, अब राउटर 3 को 1 और 2 के राउटर एलएसएस का एग्जैक्टली पता है, राउटर 3 को 1 और 2 के राउटर एलएसए का एग्जैक्टली पता है, और राउटर 3 को 4, 5 और 6 के भी एलएसए 1 का पता है। राउटर 3 ने जब अपडेट यानी इन एलएसएस को दूसरे एरिया में भेजना होता है ना, तो वो कहता है यार मैं इनकी ना ये पूरी डिटेल, इनका पूरा का पूरा शजरा नसब कि फलां का एडवर्टाइजिंग राउटर ये है, फलां का एडवर्टाइजिंग राउटर ये उसका एलएसए 1 है, ये 6 का एलएसए 1 है, ये 5 का एलएसए 1 है और ये 4 का एलएसए 1 है। ये मैं पूरी की पूरी डिटेल उनको नहीं भेजूंगा दूसरे एरिया में। ये मैं किस पे, हम खड़े कहां पे हैं इस वक्त? एबीआर पे। हम इस वक्त कहां मौजूद हैं? एबीआर पे। एबीआर साहब के पास क्या हुआ है जी? एरिया 1 के भी सारे एलएसए 1 इकट्ठे हो गए और एरिया 0 के भी सारे एलएसए 1 इकट्ठे हो गए। एरिया 0 के एलएसए 1 उसने 1 में भेजने और एरिया 1 के एलएसए 1 उसने 0 में भेजने। राउटर 3 यहां पे अब एक काम करेगा, वो कहता है बजाय कि मैं इन एलएसएस को एज इट इज पूरी डिटेल के साथ आगे भेजूं, वो क्या करता है? वो इनको समराइज करता है,
ABR क्या करने लगा है? समरी। वो कहता है ये जो राउटर 1 और राउटर 2 के जो LSA1 मेरे पास आए हैं ना, वो उनके प्रीफिक्सेस को इकट्ठा करके, राउटर 1 और 2 के प्रीफिक्सेस को इकट्ठा करके एक LSA बना देगा। उनका क्या कर देगा? एक LSA बना देगा। और उनका नाम पता क्या रखेगा? LSA3 या फिर ABR समरी। ABR समरी। राउटर 3 ने एक LSA3 बनाया, ABR समरी बनाई, जिसमें क्या किया? राउटर 1 और राउटर 2 के LSA इकट्ठे कर दिए, प्रीफिक्स इकट्ठे कर दिए, और राउटर 3 उनका एडवर्टाइजिंग राउटर खुद बन गया। और इस LSA3 को राउटर 3 ने 4 को दिया, 5 को दिया और 6 को दिया। 4, 5 और 6 को क्या मिल रहा है? LSA3। एडवर्टाइजिंग राउटर कौन है? 3। राउटर 3 कहेगा ये एक समरी LSA है जो मैं भेज रहा हूं, तुम्हें इस टेंशन लेने की जरूरत नहीं पीछे कहां से आए थे। वो कहता है ये प्रीफिक्सेस है, इन तक तुमने कभी भी जाना हुआ ना, मेरे पास आ जाना। तो राउटर 3 क्या बनाएगा? उन ढेर सारे LSA1 को इकट्ठा करके एक समरी बना ली, उनके प्रीफिक्सेस एक ही जगह पे इकट्ठे कर दिए, ठीक है जी, और उनको नाम दे दिया LSA3, और एडवर्टाइजिंग राउटर बन गया खुद। तो 3 ने 4 को भी दिया, 5 को भी दिया और 6 को भी दे दिया। ये मैंने क्या किया है? एरिया 1 के जो LSA1 थे उनकी समरी पहुंचा दी एरिया 0 पे। LSA3 is always generated by ABR. LSA3 या समरी ABR समरी is always generated by ABR. LSA3 is always generated by ABR. LSA3 is always generated by, ये नाम आप आज सुन रहे हैं ना, नाम आप आज सुन रहे हैं, लेकिन आपने इनको देखा हुआ है, और ये वही है जो OIA से नजर आते हैं। आज तक जो आपको OIA से नजर आ रहा था ना, वो LSA3 ही था, वो समरी LSA था, वो LSA3 था या समरी LSA था। अभी हमने क्या किया है? एरिया 1 के LSA1 को इकट्ठा करके समरी बनाई, और 3 ने कहां भेज दिया? 4, 5 और 6 की तरफ ले दिया। अब एरिया 0 की बारी है। एरिया 0 में राउटर 6 का भी LSA1 है, 5 का भी LSA1 है और 4 का भी LSA1 है। जरा स्क्रीन पर नजर रखिएगा, लिखने लिखाने पे बाद में जोर दे दीजिएगा, लेखा बाद में भी सकते हैं, पूरा हफ्ता आपके पास होता है, वीडियो आपके पास होती है, ठीक है जी। ये जरा इसको समझ लें इस वक्त। राउटर 4, 5 और 6, राउटर 4, 5 और 6, हर एक का अपना अपना क्या है? LSA1। हर एक का अपना राउटर LSA है। राउटर 6 के LSA1 में एक खास बात है जो 4 और 5 में नहीं है। राउटर 6 के LSA1 में ASBR बिट ऑन है, बाकियों में ऐसी कोई चीज नहीं है। अच्छा, 6, 5 और 4 का LSA1 किसके पास पहुंचा? राउटर 3 के पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? राउटर 3 के पास। अब राउटर 3 क्या करेगा? राउटर 3 कहेगा यार ये 4 और 5 का LSA1 तो मामूली सा LSA1 है, ये मुझे इंटरनल राउटर्स की तरफ से आया है। ये किन की तरफ से है? इंटरनल। ये तो मामूली LSA1 है, इनको पैक कर दो LSA3 में, जिसका नाम है ABR समरी। कहता है यार ये जो LSA1 राउटर 6 वाला है ना, वो अपने आप को स्पेशल बता रहा है। वो कहता है मेरे अंदर ASBR बिट ऑन है। कहता है चलो अगर ये स्पेशल है तो मैं इसकी पैकिंग भी स्पेशल कर देता हूं। वो कहता है जी इनके लिए मेरी तरफ से भी थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट होगा। वो कहता है मैं इनको LSA3 की बजाय LSA4, जिसका नाम क्या है? ASBR समरी, ASBR समरी LSA, ठीक है। ASBR यानी जो ASBR का LSA1 आया था उसके लिए उसने समरी भी अलग से बनाया। आपके एरिया में एक से ज्यादा ASBR भी हो सकते हैं ना, हो सकते हैं ना, एक एरिया में एक से ज्यादा। भाई इस वक्त ASBR कौन है? राउटर 6। मैं राउटर 5 में भी अगर रीडिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो वो भी क्या बन जाएगा? ASBR। तो अब 5 और 6 दोनों का LSA1 स्पेशल हो जाएगा ना। तो जब वो राउटर 3 पे पहुंचेगा वो क्या करेगा? वो जो LSA4 है
वो जो ASBR समरी है उसमें 5 और 6 दोनों का LSA1 डाल देगा। ASBR जो समरी है यानी LSA4 वो एक ही होगा, LSA4 एक ही होगा, उसमें कौन कौन ऐड कर देगा, 5 को भी और 6 के प्रीफिक्सेस को भी, और आगे कहां भेज देगा, एरिया 1 में। लेकिन हमारे केस में एक ही है तो वो एक ही जाएगा। तो राउटर 3 के पास एरिया 0 से कितने LSA1 आए थे, 3, 4 का, 5 का और 6 का। 4 और 5 का तो उसने कहा ये तो रेगुलर LSA1 है, उसने उनका क्या बनाया, LSA3 बनाया, ठीक है। उसने कहा यार ये राउटर 6 का LSA1 जो है राउटर LSA अपने आप को स्पेशल बता रहा है, तो चलो हम भी फिर स्पेशल कर देते हैं कुछ। वो कहता है चलो जी इसकी पैकिंग अलग से कर देते हैं, मैं इसको क्या कर देता हूँ, LSA4 बना देता हूँ, समरी LSA बना देता हूँ। और वो इनको क्या करेगा, समरी ASBR समरी LSA बना के LSA4 बना के कहां को एडवर्टाइज कर देगा, एरिया 1 में। तो एरिया 1 में LSA3 भी आएगा, LSA4 भी आएगा, LSA3 भी आएगा और LSA4 भी आएगा। सवाल आता है जेन में, सर एरिया 1 वालों को वो LSA4 अलग से पैक करके देने की क्या जरूरत थी, उसी में पैक कर देते, क्या जाना था, LSA3 में बांध बूंद के भेज देते आगे, है तो प्रीफिक्स ना। मजे की बात बताऊं, राउटिंग टेबल में LSA3 हो या LSA4 हो, नजर OIA से ही आता है, नजर तो OIA से आता है। LSA3 हो या LSA4, LSA3 भी दूसरे एरिया से ही आता है ना, और LSA4 भी दूसरे एरिया से ही आता है ना, तो नजर तो आपको OIA से आए। तो आप कहेंगे सर उनकी पैकिंग अलग करने की जरूरत आपको क्यों पेश आई, उसकी जरूरत इसलिए पेश आई, एरिया 0 वालों को पता था कि ये ASBR है, उसने खुद बताया था अपने LSA1 में। एरिया 1 वालों को तो नहीं ना पता कि ASBR कौन है, तो सिर्फ ये एरिया 1 वालों को बताने के लिए कि ये वाले प्रीफिक्स ASBR ने भेजे हैं, क्योंकि राउटर 6 का LSA1, तवज्जो से सुने, राउटर 6 का LSA1 एरिया 1 में डायरेक्ट तो जा नहीं ना सकता LSA1 बन के, क्योंकि एक एरिया से दूसरे एरिया में आप एज LSA1 तो जा नहीं सकते, जानी तो आपकी समरी है। अब आप खास हैं, आप कुछ अपने मुल्क में कुछ खास हैं, आपका खास रोल है, ठीक है, वो आपके अपने मुल्क वालों को पता है, तो दूसरे मुल्क वालों को भी तो बताना पड़ेगा ना। लेट से आपका अगर प्राइम मिनिस्टर है, आपके मुल्क के हर बंदे को पता है, उसको एक जो भी रिस्पेक्ट है, व्हाटएवर जो भी उमरात हासिल है वो आपके मुल्क में, जब उसने दूसरे मुल्क में जाना तो हम ये भी चाहते हैं कि आपके प्राइम मिनिस्टर को दूसरे मुल्क में भी कोई प्राइम मिनिस्टर वाला ही ट्रीटमेंट दिया जाए, तो बताना पड़ेगा ना, उसका प्रोटोकॉल साथ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से वही यहां पर भी किया गया है। LSA1 तो जा नहीं सकता था उसका, जिसमें ASBR बिट ऑन होती, तो हमने क्या किया, उसको स्पेशल LSA बना के भेज दिया LSA4, ताकि दूसरे एरिया वालों को भी पता लगे कि ये प्रीफिक्सेस ASBR से आए हैं, क्योंकि एरिया 1 को ASBR का पता नहीं है। तो राउटर 3 एरिया 1 में 2 LSA भेजेगा, LSA3 अलग, LSA4 अलग। बात समझ आई, है बड़ा बारीक सा नुक्ता लेकिन समझ आया। अच्छा एक और चीज, LSA3 हो या LSA4 हो, ऑलवेज जनरेटेड बाय ABR, जनरेट उन्हें ABR ही करता है। राउटर 3 ने LSA3 एरिया 1 में भेजा है, राउटर 3 ने LSA4 एरिया 1 में भेजा है, तो LSA3 एंड LSA4 बोथ आर जनरेटेड बाय ABR, ठीक है। तो ये बात मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, LSA3 एंड 4 बोथ आर जनरेटेड बाय ABR, LSA3 and LSA4 both are generated by ABR। राउटिंग टेबल में आपको कोई LSA वगैरह लिखा हुआ नजर नहीं आता, वहां पे कोई LSA3 LSA4 नहीं होता। हाँ, अगर आप डेटाबेस टेबल OSPF का देखेंगे तो वहां पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा, वहां पे आपको राउटर LSA भी लिखा हुआ नजर आएगा, नेटवर्क LSA भी आएगा, ABR समरी भी आएगी, ASBR समरी भी आएगी। तो LSA3 and 4 both are generated by ABR। फिलहाल एक और पे आते हैं, अभी पांचवा LSA5, LSA7 बाद में, उससे तो पूरी जंग लड़नी पड़ेगी, ठीक है। LSA5 आपको सारा ही आता है, LSA5 आपको मुकम्मल तौर पे आता है, बगैर किसी शक और छुपे के आता है। नाम पढ़े क्या है,
एक्सटर्नल एलएसए क्या होते होंगे ये? जो दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से रीडिस्ट्रीब्यूट होके आते हैं। एक्सटर्नल एलएसए क्या है? एलएसए 5 क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूटेड प्रीफिक्सेस। रीडिस्ट्रीब्यूटेड प्रीफिक्सेस ये हमें टेबल में नजर आते हैं। क्या लिखा आता है इनके साथ? E2 या E1। वो जो E1 या E2 वाले हैं वो असल में LSA 5 है, एक्सटर्नल LSA। तो LSA 5 इज ऑलवेज जनरेटेड बाय ASBR, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ASBR पे होती है। तो रीडिस्ट्रीब्यूटेड प्रीफिक्सेस आर एक्सटर्नल LSAs या LSA 5 ऑलवेज जनरेटेड बाय ASBR। ये भी लिख देता हूं यहां पे, रीडिस्ट्रीब्यूटेड प्रीफिक्सेस आर एक्सटर्नल LSAs या LSA 5। LSA 5 is always generated या advertised by ASBR। इसे हमेशा ASBR ही डिस्ट्रीब्यूट करता है और ये बात हमें पहले की पता थी। बस ये पता लगा आज एक नया नाम मिल गया कि ये OE1 OE2 को LSA 5 भी कहते हैं, एक्सटर्नल LSA भी कहते हैं। होते तो प्रीफिक्सेस ही हैं, ठीक है, और खास तरह के होते हैं तो उनको अलग से नाम भी दिया गया। तो ये पहली 5 टाइप्स हैं, बेसिक हैं, हमने इनको कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखा हुआ था, लेकिन आज इनके नाम हमें अलग से नाम भी जो है वो पता लग गए। कौन एडवर्टाइज करता है, क्या करता है, कहाँ पे समरी होती है, कहाँ पे LSA बन जाता है, वो सब कुछ हमने यहाँ पे अभी देख लिया है, ठीक है। आज एक LSA बाकी रह गया जिसका नंबर है LSA 7 और नाम है NSSA। ये LSA 7 डिपेंडेंट है एक दूसरे टॉपिक पे। जब तक आप वो टॉपिक नहीं पढ़ लेंगे तब तक LSA 7 की बारी भी नहीं आएगी। दूसरा टॉपिक कौन सा जी हमारा? OSP ऑफ रेगुलर एरिया टाइप्स। OSP ऑफ रेगुलर एरिया टाइप्स, ठीक है जी। इसकी हेडिंग यहां पे लिख लेते हैं जी, OSPF रेगुलर एरिया टाइप्स। OSPF रेगुलर एरिया टाइप्स। और जाहिर सी बात है एक नया टॉपिक, अहम टॉपिक, और ये लैब ओरिएंटेड भी है, इसकी हम लैब भी करेंगे। एक नया टॉपिक पढ़ना हो, अगर अहम टॉपिक पढ़ना हो, तो उसके लिए दिमाग का फ्रेश होना बड़ा जरूरी है और उसके लिए जरूरी है कि ब्रेक की जाए। तो हम भी ब्रेक करते हैं। आप लोगों से 12 बजे मुलाकात होती है, 12 बजे तक आप ब्रेक करें, वापस आएंगे तो ये रेगुलर एरिया टाइप्स को पढ़ेंगे भी, इंप्लीमेंट भी करेंगे और रिजल्ट्स को वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है।